हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम पढ़ेंगे पूरा मौर्य साम्राज्य एक ही क्लास में। वन शॉट नॉन स्टॉप मैराथन। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी। वो एक एक चीज, कौन से राजा थे, किन्होंने क्या काम किया, कौन ज्यादा शक्तिशाली थे मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या भूमिका थी, चाणक्य की क्या भूमिका थी, उनका बेटा बिंदुसार ने क्या किया, उनका बेटा अशोक ने क्या किया, अशोक के बाद गद्दी पर कौन रहा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का पतन किसने, अंत किसने किया, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश है, वो सारी जानकारी अशोक के बारे में हम जानेंगे कि क्यों अशोक ने कलिंग विजय को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। क्योंकि कलिंग विजय करने के बाद अशोक जो है वो पूरे हिंदुस्तान को जीत जाता है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए वो सारी जानकारी आज के क्लास में। सब लोग हेडिंग बना लीजिए, मौर्य वंश मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और ये मगध साम्राज्य का सबसे एक बहुत ही बेहतरीन वंश था। वैसे नंद वंश भी बहुत बेहतरीन था, क्योंकि इससे नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे, जिन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार एक बहुत ही बड़े लेवल पर किया था। लेकिन अब जो है अखंड भारत का एकमात्र राजा आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए सब लोग तैयार हैं? एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए सर बिल्कुल तैयार हैं पूरा मौर्य वंश पढ़ने के लिए, पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ने के लिए। सब लोग तैयार हैं? रेडी? चलिए, तो यहां आप लोग हेडिंग बनाइएगा मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश में 3 राजा आए। वैसे तो बहुत सारे राजा आए, अशोक के बाद बहुत सारे राजा आए, लेकिन जो प्रमुख रूप से माना जाता है वो 3 राजा। तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में अगर लिया जाए तो कहेंगे सर मौर्य वंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चाणक्य के शिष्य थे, जिनका नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा आया बिंदुसार। देखिए हम लोग जो पीछे पढ़े हैं ना आर्यक वंश में, वो बिंबिसार था जी, और ये बिंदुसार है। तो दोनों का अंतर, ये बिंदु लगा हुआ, ये कौन सा सार है? बिंदुसार है। बिंदुसार कौन था? कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद जी हां, बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठा सम्राट अशोक। नाम तो सुने ही होंगे, सम्राट अशोक, ठीक है। और सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का कोई भी शासक जो है वो योग्य शासक नहीं बन पाया। पर इसके बावजूद भी, ठीक है ना, मौर्य सम्राट अशोक का बेटा था। देखिए सम्राट अशोक का बेटा था और इसका नाम था सुसीम, ठीक है ना। क्या नाम था भाई? कुणाल, सॉरी कुणाल। क्या नाम था? इसके बेटा का नाम था कुणाल। मुझे लगा सुसीम, वो तो पीछे था बाबू, कुणाल। तो सम्राट अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कुणाल के बाद सम्राट अशोक का पोता था, पोता गद्दी पर बैठा दशरथ। और ये सब योग्य शासक नहीं था जी। और मौर्य वंश का अंतिम राजा, ठीक है ना, अंतिम शासक जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कहेंगे सर मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बस इतना ही हमें मौर्य साम्राज्य में पढ़ना है। यही पूरा मौर्य साम्राज्य है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चाणक्य के शिष्य थे, और चाणक्य ने इनको तैयार किया था। और ये अखंड भारत का विजेता था जी। चंद्रगुप्त मौर्य का था, ये था अखंड भारत का विजेता। मतलब पूरे भारत को अगर जीतने वाला कोई शासक था, मतलब पूरे भारत पर किसी ने अगर अपना अधिकार जमा रखा था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार के बारे में जानिएगा, तो बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई नए प्रदेश को उसने मौर्य वंश में नहीं मिलाया, मगध साम्राज्य में। और हालांकि इसका बिंदुसार का मत अर्थ होता है शत्रु विनाशक, अमित्र घात, बिंदुसार शत्रु विनाशक। लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक पिता का पुत्र एवं पुत्र का पिता कहलाया। रीजन क्या था? क्योंकि भाई इसके अगले जो इसके पिताजी थे वो भी एक योग्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो बेटा हुआ अशोक, ठीक है, ये भी योग्य शासक हुआ ऑब्वियसली। तो इसीलिए इसकी कोई संज्ञा नहीं दी गई। तो इसके बारे में कहा गया कि यह एक पिता का पुत्र एवं पुत्र का पिता कहलाया। सम्राट अशोक का पुत्र का नाम था क्या था नाम जी? पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या था भाई? पुत्री का नाम था संघमित्रा। चलिए
ये अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हम एक एक कर करके सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना? यहां तक आप लोग क्लियर हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सम्राट अशोक के बाद 3 शासक गद्दी पर बैठे। बेटा उनका बैठा कुणाल, पुत्री संमित्रा और पुत्र जो है कुणाल। कौन था बाबू? पुत्र कुणाल। ये सम्राट अशोक के बाद 3 लोगों ने गद्दी को संभाला। बेटा का नाम था कुणाल, पोता दशरथ, ये 8 वर्ष तक गद्दी पर रहा था। मात्र कितना? 8 वर्ष तक गद्दी पर रहा। और पोता के बाद अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और यहां से मौर्य वंश का समापन। मौर्य वंश कितना वर्ष तक रहा था? कहेंगे सर मौर्य वंश ने हिंदुस्तान पर या फिर कहिए मगध पर 137 वर्षों तक शासन किया। एक बहुत बड़ा वंश था। हालांकि इतने ही शासक थे, लेकिन सबका एक लंबा खासा समय काल रहा। यहां तक कोई, हाँ, अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र कुणाल को अशोक कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो देखिए, इनके बारे में मोटी मोटी बात की जाए तो इनके समय जो है ना, गुजरात में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील। प्रश्न याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त, वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत कुछ किया, पूरे हिंदुस्तान के अनेक क्षेत्रों में बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो इनका आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सुदर्शन झील वाला आता है भाई। गुजरात में सुदर्शन झील बनवाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। बिंदुसार ज्यादा कुछ नहीं किया था। अशोक में जब आइएगा तो अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन करवाया था। जब इसने बौद्ध धर्म का मतलब अपनाया, तो उसने अपने कारनामे या पूरी सब कुछ जानकारी जो है उस शिलालेखों के माध्यम से उसने देना शुरू किया। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं कहां से? पहला शासक पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, दूसरा शासक हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। और बिंबिसार मौर्य हर्यक वंश का था, ये मौर्य वंश है, ठीक है ना? और अंतिम में हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। इनके बारे में थोड़ा लंबा पढ़ना है, इनके बारे में भी थोड़ा कम है, लेकिन इनके मतलब फर्स्ट और थर्ड हमें बहुत जरूरी है। ये सब के बारे में तो एक एक लाइन पढ़ेंगे, मौर्य वंश खत्म। चलिए, तो आप लोग तैयार हैं बाबू? हेडिंग बनाइए, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। सब लोग तैयार हैं? तो मौर्य वंश में कहा गया था कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारा सोर्स है कि हाँ भाई मौर्य वंश था और मौर्य वंश में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। अब देखिए, अगर बात करें मौर्य वंश की तो कहा जाता है कि मौर्य वंश में एक जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी रचना रुद्रदामन ने की थी। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, सहगौरा अभिलेख और अशोक के स्तंभ लेख। जैसा कि आपको पता है कि अभिलेखों का प्रचलन करने वाला, ठीक है, सबसे प्रमुख शासक का नाम किसका आता है? तो अशोक का आता है। फिर कहा गया भवन, स्तूप, गुफा, मुद्रा, आहत और पंचमार्क मुद्रा, ये सब चलता था। मृद भांड, जैसे काली पॉलिश वाला जो भांड होता है ना, हड़िया वगैरह जो भी कहिए, ठीक है, ये सब। तो पहला साक्ष्य क्या था भाई? मौर्य वंश की जानकारी का 3 साक्ष्य था। पहला पुरातात्विक स्रोत था, क्या क्या? अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सारी चीजें जो है वो पहला सोर्स था कि भाई हाँ मौर्य वंश था। दूसरा क्या था? विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों में इंडिका एक पुस्तक थी जिसके लेखक मेगास्थनीज थे। और देखिए, मौर्य वंश के बारे में एकदम अगर मोटा मोटी बताया जाए, वो सब हटा दीजिए, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद, जिसके बारे में हम बोले थे कि वो दिन भर ऑर्केस्ट्रा में नाचते रहता था जी, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। और घनानंद के ही शासनकाल में सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन व्यास नदी के रौद्र रूप को देखते हुए और साथ ही साथ घनानंद की भयानक सेना, एक बड़ी 6 लाख की सेना को देखकर सिकंदर के जो जितनी सेना थी वो थोड़ी सी भयभीत हो गई और वो पीछे हट गई और वो सिकंदर वापस चला गया। हालांकि 3 साल बाद 326 के बाद, क्योंकि ईसापुर में हम चल रहे थे, 323 ईसापुर में सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में। लेकिन उसका जो सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, वो कहा हम ना जइबो, हम वापस आएंगे। वो वापस आया और 305 ईसा पूर्व, सुनिएगा कब सिकंदर गया था, 325 में वापस लौटा था भारत से और 323 में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। 305 ईसा पूर्व, और उस समय नंद वंश नहीं था, उस समय मौर्य वंश था। और मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। और ये युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और साथ ही साथ 4 जगहों पर, हेरात, कमरान, काबुल, कांधार, इन 4 जगहों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार जमा लिया। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि बचने के लिए संधि कर ली। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया, हेलेना भी कहा जाता है उसका। कार्नेलिया की शादी सेल्यूकस निकेटर ने
सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, जो 325 में सिकंदर के साथ आया था। वो तो लौट गया, लेकिन 305 ईसा पूर्व में जब वो हार गया युद्ध, तो उसने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो हेलेना बोली, जिनका नाम कार्नेलिया था, बोली पिताजी हमारा तो अभी नहीं करता ये लोग को भाषा समझ में कि चंद्रगुप्त मौर्य बोलता क्या है। तो इसी कारण से सेल्यूकस निकेटर का एक समझिए एक तरह से सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था, सेवक था। तो सेल्यूकस निकेटर बोला मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज बेटा तुम यहीं रुक जाओ, अपने जीजा जी के साथ रुक जाओ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रुक जाओ, दीदी को बड़ा दिक्कत होता है भाषा समझने में। तो मेगास्थनीज जो सभी विषयों का ज्ञानी था, एक ज्ञानी व्यक्ति था, उसको यहीं रोक दिया राजदूत के रूप में। और तभी मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पड़ा इंडिका, और इंडिका में संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की जानकारी है, किस तरह से सिकंदर आया था, किस तरह से सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, किस तरह से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, ये सारी जानकारी। तो साथ ही साथ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मुख्य रूप से 2 शादी की, बाकी तो मत पूछिए कितना किया होगा भगवान जाने। एक घनानंद को जब वो हराया था तो उसकी पुत्री का नाम था दुर्धरा, उससे भी विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। और जब इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उसकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया, उससे भी विवाह कर दिया। तो 2 विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख था। चलिए विदेशी यात्री में वही कहा गया इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी, और ऑस्टिन और जस्टिन, ये सब किताबें थी, ये सब लेखक थे, ठीक है, ये लोग विदेशी यात्री थे। अभी देखिए साहित्यिक स्रोत, पुराणों में भी मौर्य वंश की जानकारी है। अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य थे, अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य थे, और ये वही चाणक्य थे जिनका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना, और ये वही चाणक्य थे जिसको घनानंद ने भरी सभा में भगाकर बेइज्जत करके निकाल दिया था मौर्य साम्राज्य से। मतलब उस समय नंद साम्राज्य था, तो इन्होंने ही तैयार किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भाई कौन कौन सी थी? पुराणों में भी लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त है, राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त, और जैन धर्म बौद्ध जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म कथा सरित सागर, वृत्त कथा मंजरी जैन ग्रंथ, ये कल्पसूत्र के लेखक जो थे वो बादशायन थे, ठीक है। तो इन सबों से हमें जानकारी मिलती है किस चीज की? मौर्य साम्राज्य की। अब मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले आया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो गद्दी पर कब बैठा? 322 ईस्वी, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 298 ईस्वी। याद रखिएगा मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों थे, लेकिन मौर्य वंश का सबसे प्रथम राजा, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व। बस 322, 325 में सिकंदर आया था, 26 में, 25 में वापस लौट गया। चाणक्य ने अपनी सेना तैयार की, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रमुख बनाया, और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद पर हमला बोल दिया। और घनानंद से जो थे वो आम जनता भी बहुत परेशान थी, तो आम जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का साथ दिया, और फाइनली नंद वंश का खत्म होकर मौर्य वंश आया। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे? कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व। ईस्वी मत बोलिएगा, शेयर करिए। आप लोग क्लास आजकल शेयर नहीं कर रहे हैं, और नीचे लिखते रहिए हर चीज को, लिखने से चीजें याद होती है, याद रखिएगा। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई संलेखना विधि से। वो संलेखना विधि में क्या होता है? जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश को अपनाया? तो कहेंगे सर जैन। देखिए यहां पर मैं करना चाहता हूं एक चीज, हाँ देखिए समझिए, अरे हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था। सोचिए, देखिए 3 शासक है ना, तीनों अलग अलग। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म? लिखिएगा नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, बोलो बाबू चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म? जैन धर्म। उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो अजीबक संप्रदाय के संस्थापक था, अजीबक संप्रदाय को मानता था। अजीबक संप्रदाय, जैन बहुत कुछ नहीं, ये अजीबक संप्रदाय। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोशाल। और आया बाद में अशोक। अशोक बोला हम बौद्ध धर्म को मानम। क्या मानम भाई? बौद्ध धर्म। उनकी पत्नी का, वैसे तो इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन अशोक की सबसे योग्य पत्नी जो अशोक के काफी करीब थी, अशोक उसका बात मानता था, उसका नाम था कारूबाकी। कारूबाकी के ही कहने पर अशोक ने कलिंग विजय को मतलब कलिंग युद्ध को छोड़कर बौद्ध धर्म की शिक्षा अपना ली। प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जिसने उसे बौद्ध धर्म के लिए मनाया, मतलब बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए उसे और उनकी बात मान ली? कारूबाकी। आगे हम पढ़ेंगे, खैर चलिए। तो समझ में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार अजीबक संप्रदाय, और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म।
अरे भाई इतना अच्छे से हम समझा रहे हैं, अगर वो हमसे नहीं समझ पाया तो फिर समझिएगा आपकी नैया पार नहीं लगने वाली। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में क्या किया, राज्य किया। प्रश्न अभी अभी हम बताए भी थे कि मौर्य साम्राज्य जो है वो मौर्य वंश कितने वर्षों तक रहा था भारत में, 137 वर्ष तक, ठीक है ना। बृहदत्त की हत्या होते होते चंद्रगुप्त मौर्य से बृहदत्त के बीच कितने वर्षों का डिफरेंस रहा, 37। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए जितने भी स्टूडेंट लाइव है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिंदुसार अजीबक संप्रदाय, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म। बाकी सब तो छोटे छोटे आयोग है, योग्य की ही चर्चा होती है, अयोग्य की चर्चा नहीं होती है। कभी कहेगा बृहदत्त कौन सा धर्म अपनाया था, कौनो धर्म अपनावे, जब वो बकलोले था तो उसका क्या दिक्कत है। कहा गया प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत शासन किया और इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य, और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य और क्या कहा गया बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य को जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी, मतलब राजगीर, मतलब पहले राजधानी राजगीर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हाँ उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, पाटलिग्राम की स्थापना की, अब लोग राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को बनाने लगे। तो अपनी राजधानी पूछ देगा मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, राजगीर मत मार देना, पाटलिपुत्र मार देना। 322 ईसा पूर्व में कौन कौन पटना से है जी, कमेंट करो नीचे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। देखिए 322 में ईसा पूर्व लिखिएगा, गद्दी पर बैठा, और 298 वीसी में सरवन वेलगोला के कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हो गया बाबू, ठीक है। संलेखना विधि, मतलब संलेखना मतलब घर खाना पानी छोड़ देता है। इसकी माता का नाम मोरा थी, और देखिए इसी माता, इनकी चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मोरा था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला कि हम इस वंश का नाम जो है वो मौर्य वंश रखेंगे। इसी प्रश्न पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश का नाम मौर्य वंश क्यों रखा, तो कहिएगा कि इनकी माता का नाम मोरा था, अपनी माँ को बहुत मानता था, ये माँ के अपने बहुत करीब था, इसलिए इसने कहा कि चलिए माता जी के नाम पर नहीं एक वंश की स्थापना हो जाए। तो वंश का नाम जो है, जिसका संस्कृत अर्थ, मोरा का संस्कृत अर्थ क्या होता है, मौर्य है, इसलिए इसने मौर्य वंश की स्थापना की। क्लियर है? इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई, ऑब्वियसली ये तक्षशिला से ही उठाकर लेकर आए थे चाणक्य इसको, क्योंकि चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के आचार्य थे, पता है ना आपको। चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर लेकर आए थे वो तक्षशिला के आचार्य थे। इनकी शिक्षा तक मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था जी। ये तो नालंदा बाद में आया, पाल, ठीक है, पाल वंश के समय आया था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल नामक निम्न जाति शब्द, देखिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विशाख दत्त, देखो वो कहां गया, हाँ विशाख दत्त, ये वही विशाख दत्त है जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है मुद्रा राक्षस। बोलिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक, सब लोग बोलिए जरा, लाइक और शेयर करिए। कहेंगे सर मुद्रा राक्षस के लेखक जो थे वो विशाख दत्त थे, और विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक नाम का शब्द का प्रयोग किया, वृषल। तो आपसे हो सकता है कि एग्जाम में घुमा के पूछ दे कि वृषल जो है वो किस महाराज के लिए, किस राज्य के लिए, किस राजा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। या फिर ऐसे सीधे पूछ सकता है कि वृषल किसका उपनाम था। तो याद रखिएगा कि मुद्रा विशाख दत्त, ये विशाख दत्त द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो था मुद्रा राक्षस, ठीक है। कौन सा था जी, मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की पुस्तक लिखी, और यही विशाख दत्त ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति का व्यक्ति, और वैसे सच में ये मौर्य थे, ये लोग निम्न जाति के लोग थे, ठीक है ना। तो प्रश्न अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो कहेंगे सर विशाख दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, एक सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द यानी निम्न जाति का प्रयोग किसने किया, विशाख दत्त ने। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तथा उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, मतलब कुछ छूटा कहां, पूरे का पूरे समझिए पूरा अखंड भारत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का दिन। तो इसमें कहा गया था अखंड भारत का एकमात्र राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसने पूरे अखंड भारत को अपने अंदर किया था। कोई दिक्कत? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त ने क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक शब्द बोला था वृषल का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग, ठीक है। चलिए अभी और देखिए,
देखिए कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक बना तो एक यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर चंद्रगुप्त, देखिए कब बोले थे ना, डेट भी बताए थे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसी गद्दी पर बैठा उसके कुछ ही वर्षों बाद, 15 कुछ वर्षों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो कुछ ही वर्षों के बाद सिकंदर का सेनापति वापस आया। उसको पता था कि मगध में बहुत पैसा है, बहुत सुख शांति है, काहे नहीं चला जाए। तो सेल्यूकस निकेटर आया, हालांकि आया था बेचारा युद्ध करने, बन गया ससुर बन के चल गया बेचारा, ठीक है। तो युद्ध करने आया तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कौन सा युद्ध हुआ? 305 ईस्वी में युद्ध हुआ, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? और क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया, हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। अब बोला अब तुम कहां जाओगे, अब संधि करो, कुछ ना कुछ तो दो हमको। तो कहा महाराज काल लीजिएगा, हमारे बेटिए को लेके चल जाइए, आप रानी बना के रखिएगा। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी कार्नेलिया। क्या? कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया। और जैसे विवाह करके लाया तो कार्नेलिया बोली पापा, सेल्यूकस निकेटर को, पापा ये लोग कौची कौची बोलता है, हमारा तो समझे में नहीं आता, हमको भाषा नहीं समझ में आता है और हमको डर लगता है यहाँ रहने में, कहीं मार मूर नहीं दे हमको। तो इसीलिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत, कौन सा? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज को बोला बेटा तुम जाओ, ठीक है, जाके जरा हमारा बेटी का या कहीं अपनी दीदी का ख्याल रखो। कोई नहीं था, ये राजदूत था, वो तो इसी में प्रेम से बोल रहे हैं। तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। देखिए ना यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि जब वो जीता, चंद्रगुप्त मौर्य जीता, तो संधि के तहत 4 जगह को लिया। एक नहीं बेटी कार्नेलिया थी जी, बुड़बक कहीं का, हेरात लिख दिया गलत, बेटी का नाम था कार्नेलिया, टाइपिंग गलत है। 4 जगह को उसने जो है, समझिए, हेरात, कांधार, एक काबुल और बलूचिस्तान। देखिए 4 जगह को, हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है ना, बलूचिस्तान। इन 4 जगह को क्या कर लिया? उससे मांग लिया, मतलब दे दिया उसने। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ? तो कहेंगे सर युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीता और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से शादी कर लिया। कार्नेलिया ने सहयोग के लिए मेगास्थनीज को यहाँ बुलाया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जीता तो सेल्यूकस निकेटर से उसे हेरात है ना, देखिए हेरात, कांधार, काबुल और बलूचिस्तान, ये 4 जगहों को क्या किया? ले लिया। कहा कि चलो हमको दो, अब हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, ठीक है। दामाद था भाई, दे दिया, बेटी को तुम ही खुशे रखोगे, ठीक है। अब देखिएगा इस बात का उल्लेख कि भाई ये 4 जगह मिला, इस बात का उल्लेख एम्पियानस नामक यूनानी यात्री करता है। एक व्यक्ति था एम्पियानस, हालांकि इतना डीपली एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये जो 4 कंधार, काबुल, बलूचिस्तान और एक कौन सा था, हेरात, इसको जब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता या फिर कहिए ले लिया तो इसकी चर्चा किसने की? तो बोलिएगा कि ये जो है इस बात की चर्चा एक यूनानी लेखक कह सकते हैं, ठीक है, एम्पियानस। क्या भाई? एम्पियानस। अच्छा एक बात और, सेल्यूकस निकेटर ने तो इतना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया क्या? 500 हाथी, क्योंकि उस समय जो है पूरे मगध साम्राज्य में हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो 500 हाथी जो है वो अपने ससुर जी को ला, तो हमारा बेटी आइए गई, अब अपना जाओ, 500 हाथी दे दिया, बोला जाइए एंजॉय करिए, जस्ट चिल, ठीक है। 500 हाथी देकर सेल्यूकस निकेटर को वापस भेज दिया, जाइए, हार गए किया था बेचारा, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। तो अब देखिए, हाँ देखिए, लिए लिखा हुआ तो है, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट किसको बोला जाता है? इन्हें कि अशोक को मार देना। अशोक तो अरे पहले दादाजी, बाद में पोता, ठीक है। तो जैसन वीर योद्धा दादा था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ ना अशोक, वैसे वीर योद्धा अशोक बना। तो ये हुआ क्या कि भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पॉलीब्रेथा कहते थे। सोचिए, जो यूनानी लेखक आए थे वो लोग वहाँ से, जो चाहे मेगास्थनीज आया या और भी बहुत सारे यूनानी लेखक आए थे, वो पाटलिपुत्र को क्या कहता था? पॉलीब्रोथा। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम लोग पटना कहते हैं बाबू, जब आप आगे अशोक के बारे में पढ़िएगा ना तो जानिएगा कि अशोक इतना क्रूर शासक था कि वो गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों को एक कुआं में मारकर फेंक दिया था। और वही आदम कुआं है, पटना जाइएगा ना तो आपको अभी भी वो कुआं दिखेगा। 99 भाइयों को मार के काट के फेंक दिया था कुआं में। कई सुनो रहे एकदम, मतलब पूरा वंशे खत्म कर दिया, चाचा, चचेरा, मसेरा, फुफेरा, 99 वो तो अपन भाई होगा नहीं,
चचेरा मसेरा पुफेरा, ये खाली जान गया कि रिश्ता में भाई लगता, काट के उसको फेंक दिया, बोला हम बैठेंगे गद्दी पर हम, और वही बैठा और उसने पूरे अखंड भारत को जीतने का उसका सपना था, हालांकि पूरा भी हो गया था। ठीक है, आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। चलिएगा, तो प्रश्न पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, पॉलीब्रोथा शब्द किस शहर के लिए है? तो कहेंगे सर पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा जाता था। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, अभी हम देखिए बोले थे कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कहेंगे सर विशाख दत्त। तो उसी में कहा गया कि विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन, मतलब नंद वंश का अंत, घनानंद की मृत्यु और मौर्य वंश के उदय की जानकारी है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पुस्तक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की जानकारी मिलती है? तो कहेंगे सर वो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। देखिए, इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य घना, ये तो सब जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किसने किया था? चाणक्य किया था, तभी मौर्य वंश की स्थापना हो पाई और नंद वंश का अंत हो पाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बात कि इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया, और उसकी पुत्री, बताया था ना, ये घनानंद की पुत्री थी, बड़ा सुंदर महिला थी, दुर्धरा। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य बोला अच्छा तुम हारिए गए हो तो तुम अपना बेटी से ब्याह करा दूं। ठीक है, तो दुर्धरा से ब्याह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो प्रश्न दो, चंद्रगुप्त मौर्य की दो प्रसिद्ध पत्नी, एक सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया जिसको हेलेना भी कहा जाता है, और एक घनानंद की पुत्री दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की लिखित रूप से दो पत्नी, अलिखित रूप से भगवान जाने 100 भी पार हो सकता है। ठीक है ना, राजा लोग जरी ब्याह करता था जी, मत पूछिए। जैसे हम लोग जैसे फेस्टिवल मनाते हैं ना, वो ब्याह का फेस्टिवल मनता था, रोज पता नहीं कई वो सालगिरह मनाता था वो लोग। ठीक है चलिए देखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश, अरे भाई जो उस समय किताब लिखा गया हो मौर्य वंश की जानकारी देगा। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल 7 भागों में बटा गया था। प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य काल की जो व्यवस्था थी वो कितने भागों में थी? 7 भागों में। पहला दार्शनिक, मतलब एक राजा बनने के लिए आपको दार्शनिक की जरूरत है, अहीर, पशुपालक, सैनिक, किसान, निरीक्षक, कारीगर और मंत्री, इतना चीज रहिएगा। ठीक है ना, तो सिंपल याद रखिएगा कि भाई पूरे मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में बांटा गया था। पूरे मौर्य काल का समाज जो है 7 भागों में बटा था। ठीक है, ये सब रट लीजिएगा आप लोग अच्छे से। 500 हाथी, हाँ 500 हाथी उपहार में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुरे हुआ ना, अब जी अब बेटी से ब्याह कर लिया तो ससुरे हुआ। सेल्यूकस निकेटर, देखिए दोनों ससुर इसका एकदम गजब था, एक घनानंद ऑर्केस्ट्रा एकदम फेमस, और एक सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसका भी वो तो सिकंदर का सेनापति था, तो समझ रहे हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या देखिए, जो पूरा 7 समाज में बटा हुआ था ना, 7 वर्गों में मौर्य वंश का, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसका? किसानों का। अभी ST/SC वालों का नहीं, किसानों की, अल्पसंख्यक लोगों की। तो कह रहे हैं इसमें सर्वाधिक संख्या किसानों की, तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं। हम लोग अभी लिखना नहीं चाहते, सुन लेते हैं ना गप सप करने में, तो लिखना, भारतीयों को लिखना नहीं आता, मतलब आता था, रुचि नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, बात कौन लिखता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, इसमें हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा में थी। चाणक्य की जो पुस्तक थी ना, उसमें 15 अध्याय था, 15 लेसन, और चाणक्य की पुस्तक का एक ही लक्ष्य था कि जो इस पुस्तक को पढ़ेगा, उस पुस्तक के माध्यम से ये बताया जाएगा कि एक राजा को क्या करना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, क्या चीज़ है, मतलब एक राजनीति पर। अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से। जो पुस्तक अर्थशास्त्र, उसका संबंध राजनीति से। हम आपको डेली 3 बजे का क्लास करवाते हैं बाबू, तो आप लोग 3 बजे अगर लाइव रहिए यूट्यूब पे, एकदम जबरदस्त आप सब कुछ सीख पाएंगे हमारे साथ। अब पूरी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अब तो भरोसा हो ही गया होगा कि नहीं, अब लगता है पूरा हिस्ट्री सर पढ़ा देंगे यूट्यूब पर एकदम फ्री में, नहीं चलिए, कहा गया है मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मिलती है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण है, मतलब 15 लेसन है, और इस पुस्तक के में राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये PDF आप कैसे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे। बहुत जल्द हम इसका PDF आपको उपलब्ध कराने वाले। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हर क्षेत्र को जीतने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से, मतलब ये समझ में आ रहा है कि अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य बंगाल को भी जीता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय को भी जीता है, दक्षिण भारत को भी जीता है। ठीक है, गोरखपुर में स्थित सहगौरा ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा अकाल आया था। ठीक है ना, तो राहत कार्य बचाव के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समाज में बहुत कुछ किया था। ठीक है, जैन ग्रंथ रजावली
कैन ग्रंथ रजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी पर, ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। हालांकि अयोग्य तो नहीं कहेंगे, पर वो एक योद्धा नहीं निकला, एक वीर। जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जितना अशोक ने किया, वो नहीं कर पाया। चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, हम बोले थे जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली। प्रश्न आपसे पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था, किस धर्म से को मानता था, जैन धर्म को। इसके बाद बिंदुसार अजीबक संप्रदाय को, इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म, ठीक है। तो कह रहा है भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के सरवन बेलगोला चला गया। याद रखिएगा ये जैन धर्म की शिक्षा किस गुरु के द्वारा मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से मिली थी। और भद्रबाहु से शिक्षा लेने के बाद भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य बोला कि चलिए अब हम जो है राजतंत्र को छोड़कर हम एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं और हम अपने जीवन का त्याग करना चाहते हैं, मतलब अपनी पूरा एकदम इंड द इंड। तब क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने पुत्र बिंदुसार को बोला कि बेटा अब तुम गद्दी संभालो, बहुत हो गया मेरा। और वो 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में वो निकल गया सरवन बेलगोला कर्नाटक, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ। और वहीं उसने संलेखना विधि अपनाई, जिसको संथारा विधि कहते हैं। संलेखना विधि में खाना पीना पानी सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया कि भाई अब हमें इस दुनिया को छोड़कर जीना है, ठीक है। तो संलेखना विधि, जैन धर्म में कौन सी विधि अपनाई जाती है, संलेखना विधि। किसी को अपना जीवन त्याग करना हो तो खाना पीना छोड़ दीजिए। कहेंगे हाँ ऐसे कैसे मरेंगे, जितना जी सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक समय के हिसाब से सबको जाना है, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, ठीक है। तो उस विधि को क्या कहेंगे, जैन धर्म में कौन सी विधि प्रचलित थी, संलेखना। याद रखिएगा बाबू, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इसको कॉपी में नोट भी करते हैं, मतलब अपना एक नोट्स बनाए जा रहे हो बढ़िया से, कोई ऐसा है? जल्दी वो अपना नाम बताएगा नीचे लाइव कमेंट चैट में। आप लोग हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वहीं पर हम इसका चैप्टर वाइज पीडीएफ ऐड करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। हम जैसे ही ऐड करेंगे चैप्टर, आपको हम इसकी जानकारी दे देंगे। फीस नहीं रहेगा, एकदम फ्री में। हाँ अरे हाँ वही अनशन हुआ साक्षी, बिल्कुल बाबू। संलेखना विधि में क्या होता है साक्षी? अच्छा आप कर रहे हो नोट, बहुत बढ़िया। संलेखना विधि में क्या होता है, खाना पीना त्याग देना और अपने जीवन का, अपने शरीर का त्याग करना, सीधे सीधे को, बिना खाए पिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखिए, एक जूनागढ़ अभिलेख है, उसके रचयिता है रुद्रदामन। तो एक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में गुजरात से जानकारी मिली है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल उस गुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि एक बार की बात करें, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। क्या बोलिएगा, कहेंगे सर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। क्या बोलिएगा क्या बोलिएगा, कहेंगे गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और इसमें एक मेन पॉइंट और याद रखिएगा, इसी अभिलेख ने, कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी दी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य पश्चिम क्षेत्र में भी उन्होंने अपना विस्तार किया था। शरीर के, उसके बाद जो ये मेन पॉइंट याद रखिएगा वो तो ज़्यादा नहीं, शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते थे। जैसे हमारे शरीर का अंग होता है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा जो भी हुआ, तो ऐसे कह रहा है शरीर के अंगों के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राजा, इसके बिना राज्य कोई काम का नहीं। राजा जिसको हम लोग स्वामी कहते हैं और उसको सर से, एकदम सिर से, हेड से डिनोट किया गया है। दूसरा होता है मंत्री, जिसको हम लोग अमात्य बोलते हैं, उसको आंख से, मंत्री को देखते रहना कजा क्या हुआ, टुकुर टुकुर सब कुछ। तीसरा होता है जनपद, जिसको हम लोग क्षेत्र कहते हैं, और वो क्षेत्र यानी जनसंख्या, और इसको क्या, पैर से, लेग से डिनोट किया गया है। साथ ही साथ दुर्ग जिसको किला कहते हैं, किला को बाह यानी आर्म से सूचित किया गया है। कोष मतलब धन होता है, धन को मुंह से सूचित किया गया, माउथ से। और दंड जिसको सेना कहते हैं, सेना का दिमाग एकदम चलते रहना चाहिए, ब्रेन से सूचित किया गया। और मित्र यानी सहयोगी, और सहयोगी का काम है कान से सूचित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कभी एग्जाम में पूछ दे। राजा को हेड मतलब ऊपर, सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जिसको बाल कहते हैं ना, ये हुआ हेड, ठीक है, और ये हुआ अंदर वाला मस्तिष्क होता है ब्रेन। तो दोनों में अंतर होता है बाबू।
नहीं, अभी क्लास आज लंबा चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पूरा अच्छे से पढ़िए। बस अब हम लोग बिंदुसार में एंट्री कर रहे हैं, ज्यादा कुछ चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना नहीं है, पढ़ना था जो पढ़ा चुके, एक राजा के बारे में अभी तक क्लियर। मेन तो अशोक में इतना लंबा पढ़ना है कि मत पूछिए। चाणक्य को विष्णुगुप्त गुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश टीका, ठीक है, क्या कह रहे हैं, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे और चाणक्य को भारत का मैक्या, ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत का मैक्यावेली चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को क्या बोला जाता है, भारत का। उसके बाद इसके पिता का नाम, ये ज्यादा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि एक शासक थे जस्टिन, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है बाबू, देख लीजिएगा उठा के, अगर जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनको ये सवाल पूछेगा कि किस राजा के लिए सेंड्रिकोटस, सेंड्रिकोटस शब्द का प्रयोग, ये नहीं बोला कि किसने पूछा था, मतलब किसने बोला था ये नहीं, मतलब किसने प्रयोग किया वो नहीं पूछा था, सीधे बोला था, एग्जाम में पूछा था कि सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए किया गया था। अब उसमें ऑप्शन था बिंदुसार, अशोक, या और 2-3 को ऑप्शन था, मतलब अदर, एक चंद्रगुप्त मौर्य भी था, ठीक है, और उसमें कनिष्क था, 3-4 को बड़ा बेहतर ऑप्शन था, मैंने प्रीवियस ईयर देखा था। तो याद रखिएगा सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ये P/Q है, और वो भी किसमें पूछा गया वो भी मैं बता देता हूं, बीपीएससी टीआरई 2 या 3 में है, आप जाके उठाकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। कह रहा है विलियम जोन्स ने यह पहचाना कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। क्या है, अच्छा ये आप जानते थे, एक बार यस या नो में जवाब दीजिए तो सब लोग लाइव में। एंड्रोकोटस तो ये कहा था, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, वो वाला प्रीवियस ईयर है। आप हमको इतना बताइए कि क्या ये जानकारी आपको पहले से थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता था, यस या नो में जवाब। ये नहीं पूछेगा कि किसने पूछा है, किसने इनको बोला है, जस्टिन, ये सब नहीं पूछेगा, सीधे पूछ सकता है एग्जाम में कि सेंड्रोकोटस शब्द किस राजा के लिए या किस शासक के लिए प्रयोग हुआ था। तो पता रहेगा तब ना जी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता था। और क्योंकि यूनान के लोग, विलियम जोन्स ने यह पहचाना कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य, कौन था, एक शासक थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम जोन्स, ये कहे थे कि हाँ सेंड्रोकोटस ही। अब अशोक वाले में भी डिस्कशन होगा, अशोक का नाम प्रियदर्शी रखा गया था, बहुत कुछ था, वो जो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। प्लूटार्क ने, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, नहीं ना पता था, बढ़िया टॉपिक बताया है ना। हाँ, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस ये सब चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोटस कहा था जस्टिन ने, और जस्टिन ने, उसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की थी, और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त से संपूर्ण भारत को रौंदा था। एक व्यक्ति थे प्लूटार्क, उनका कहना था कि चंद्रगुप्त एकमात्र ऐसे योद्धा थे, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को रौंदा था। तो पहला राजा कौन था पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद जो आते रहा करते गया, ठीक है ना। बात करें बिंदुसार की, तैयार हैं आप। बिंदुसार को पुराणों में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। बिंदुसार के बारे में एक संज्ञा दी गई कि ये एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता ही बनकर रह गया, इसने कुछ खास कुछ नहीं किया। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसकी माता का नाम दुर्धरा। दुर्धरा किसकी पत्नी थी? दुर्धरा किसकी बेटी थी? घनानंद की बेटी थी दुर्धरा। इसीलिए तो थोड़ा बहुत पड़ गया इसके ऊपर असर, इसलिए बिंदुसार ने ज्यादा अपने साम्राज्य का, हालांकि एक योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक नहीं था, ये भी एक योग्य शासक ही था, ठीक है। हेलो, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो वही कह रहा है, यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और इसकी माता का नाम दुर्धरा। दुर्धरा घनानंद की पुत्री थी, यानी घनानंद जो था, जो ऑर्केस्ट्रा देखता था दिन भर, उसका नाती हो गया ये बिंदुसार। कौन हो गया? नाती है ना हुआ जी, वंशज अगर अच्छा से देखा जाए तो कौन हो गया? बिंदुसार के 100 पुत्र थे, है बुड़बक, 100 पुत्र नहीं था जी। बिंदुसार का, अशोक का 100 भाई था, इसका मतलब वो थोड़ी कि सब बिंदुसारे का था। अरे चचेरा मसेरा फुफेरा सब करके 100 गो था, सब एक मार दिया था। सो बोला एक को रहबे नहीं करेगा, कोई कहबे नहीं करेगा कि हम उत्तराधिकारी हैं। बिंदुसार का कहां से 100 गो पुत्र होगा बुड़बक। चलिए, इसके राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। भले ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बिंदुसार के समय चाणक्य अभी जीवित थे, हालांकि बूढ़े हो गए थे, ठीक है। हाँ,
चाणक्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के भी शासनकाल में चाणक्य थे और बिंदुसार के शासनकाल में भी। इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रा, देखो दुदु पत्नी करो था जी। इनकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। इनके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिष्ठ। देखिए सुसीम ये वही शासक था जिसको कश्मीर का मुद्दा दबाने के लिए किसको भेजा गया था? बिंदुसार ने सुसीम को पहले भेजा। तो सुसीम का हुआ भाई अयोग्य साबित होगा, बताओ वो भाग गया, वो बोला हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद अशोक जो था उसमें अवंती का राज्यपाल था, तो बुलाया अपना छोटका बेटा अशोक को, बोला तुम जाएगा? बोला हमको एक बार मौका तो दीजिए। और जाके पूरे कश्मीर को एकदम रौंद के रख दिया, पूरे कश्मीर को रौंद के रख दिया और वहां से विजय पताका लहरा के आया। उसी समय से अशोक के ऊपर जो है बिंदुसार एकदम पूरा अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? अशोक। सुसीम हालांकि उसने भी काफी मेहनत किया, लेकिन मेन काम अशोक किया, पूरा कश्मीर को रौंद कराया और एक शहर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना। प्रश्न पूछेगा, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने। अच्छा, एक आगरा शहर का पूछता है, वो लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने किया था, ठीक है, वही है। इसके पुत्र का नाम, अशोक के पुत्र का नाम सुसीम था। एक सुसीम, अशोक और एक तिष्ठ था, ठीक है। तो शासक कौन बना? दूसरा पुत्र मंझला बना अशोक, ठीक है। इसके दरबार में सीरिया के राजा थे एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भेजा था डायमेकस, ठीक है। और इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है ना। ये जो डायमेकस को क्या माना जाता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था, मतलब मेगास्थनीज के ही माध्यम से वो आया था। लेकिन जब डायमेकस आया, ठीक है, तो स्ट्रेबो के अनुसार कहा जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति थे स्ट्रेबो, कि स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश के सीरिया नरेश ने, मतलब सीरिया गलत लिखा हुआ है यहाँ पर ही। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश यानी सीरिया के राजा से अंजीर मांगा था, मीठी शराब मांगी थी और दारचीनी, मतलब 3 चीज कहा था भेजने। अंजीर समझ रहे हैं ना, अंजीर उधर सीरिया तरफ बहुत बड़े लेवल पर होता था, तो कहा था कि अंजीर भेज दीजिएगा। कौन मांगा था? बिंदुसार मांगा था। किससे मांगा था? सीरिया के राजा, सीरिया नरेश एंटियोकस, ठीक है। एंटियोकस अपना राजदूत भेजा था डायमेकस को, कुछ भेजा होगा किसी संधि समझौते के लिए। तो राजा बोला, बिंदुसार बोला ऐसा करना, अपने राजा को बोलना कि जो मगध के राजा बिंदुसार हैं वो अंजीर खाना चाहते हैं, मीठी शराब पीना चाहते हैं और दार्शनिक का मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है। तो उन्होंने अंजीर तो भेज दिया, मीठी शराब भी भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। वो कहे कि हमारे यहाँ दार्शनिक का लेन देन का प्रचलन नहीं होता, इसलिए 2 चीज भेजा था इन्होंने। 3 चीज की मांग हुई थी, तो उन्होंने अंजीर दिया था और मीठी शराब भेजी थी, ठीक है। कहा गया वहां के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं, दार्शनिक मतलब व्यक्ति किसी, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा था, मतलब सब अपना अपना राजदूत भेजता था, वही व्यापार के लिए, संधि के लिए, मित्रता के लिए, ऐसा, ठीक है। तो जे आबे एकरेस कुछ न कुछ डिमांड कर दिया, बोला राजा को ही देने के लिए, ठीक है। अब देखिए बिंदुसार के समय तक्षशिला कहाँ था बाबू? कश्मीर में था। कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ और विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा गया? सुसीम को। सुसीम नहीं दबा पाया, तब किसको भेजा गया? अशोक को। तो वही चीज हम पढ़ेंगे कि भाई उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। अब देखिए यहाँ से बिंदुसार अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, मैंने अभी बोला है कि जब सुसीम से काम नहीं हो पाया, कश्मीर को दबा नहीं पाया, तो बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र किसको भेजा? अशोक को भेजा। बोला बेटा जाओ जरा देखो कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या किया उसने? विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा, ठीक है। और जब वो तक्षशिला गया, तक्षशिला मतलब वही कश्मीर, अपनी क्रूरता और धैर्यपूर्वक, क्रूरता के साथ क्या करा? अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दबा दिया। और बिंदुसार अजीबक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मौखली पुत्र, ये तो हम बताए भी थे। बिंदुसार को अमित्र घात, शत्रु कहा तो जाता है, शत्रु विनाशक, लेकिन वैसा कुछ काम ही नहीं किया अपने शासनकाल में। उसने अशोक को आगे भेजा ताकि कश्मीर दबाया जा सके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहा जाता है कि बिंदुसार को अमित्र घात, प्रश्न पूछ सकता है कि अमित्र घात और शत्रु विनाशक किस शासक को कहा जाता है? कहेंगे बिंदुसार को। क्या कहते हैं? बिंदुसार। बिंदुसार का 2 नाम था, एक था अमित्र घात और शत्रु विनाशक। सब लोग नीचे लिखिए। हाँ, 2 ठो मिला। मीठी शराब भेज दिया सीरिया के राजा एंटियोकस ने, और दार्शनिक नहीं भेजा। मीठी शराब और अंजीर 2 चीज भेज दिया था, दार्शनिक भेजने से मना कर दिया, बोला हमारे यहाँ दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार, हालांकि वारिसार यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जैन धर्म में से सिंह, देखिए 4 नाम, पहला याद रखिएगा, बिंदुसार का 4 नाम था जी, कभी भी 4-5 नाम था, कभी भी एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। पहला याद रखिएगा कि बिंदुसार को पहले क्या कहा जाता था? अमित्र घात,
अमित्रघात और एक था शत्रु विनाशक। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, शत्रु विनाशक को। फिर एक नाम था भद्रसार। क्या था बाबू? भद्रसार या वारिसार, ये भी ये बुक में नहीं है लेकिन याद रखिएगा। और जैन धर्म के सार बिंदुसार को क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पर सिंहसेन। ये सब बिंदुसार का नाम था जी, ठीक है। काम कुछ नहीं करता था और खाली एक से एक नाम रख लिया था। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। हाँ भाई, शराब तो मत पूछिए। शराब तो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। पहले प्रक्रिया कुछ और था बनाने का, फैक्ट्री में बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिंदुसार का बहुत सारा नाम था। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक कहते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसने भद्रसार और बारिसार अपना नाम रखा। फिर जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार का नाम था सिंहसेन, और उधर सेंड्रोकोटस या फिर एक और कौन सा निम्न जाति का, वृषल। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रिकोटस, एंड्रोकोटस, वृषल, नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। याद रखिएगा कि यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था, हम बताए भी थे। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता ही का ही उपमा दिया गया था। ये भी हम बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? एक पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता। सम्राट अशोक, आज पढ़े या कल पढ़े इसको? आज ही पढ़ा जाए। सम्राट अशोक, देखिए बाबू, अशोक तो उसी समय उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी जब उसके पिता बिंदुसार ने उसको कश्मीर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। देखिए पटना में आगम कुआं है जी, पटना में अभी भी आगम कुआं है। जो पटना में रहता होगा उसको पता होगा, है ना आगम कुआं। इसी आगम कुआं में सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को काट दिया था और काट के फेंक दिया कुआं में, ठीक है। अभी भी रात में कुआं का अगल बगल कोई नहीं रहता होगा जाकर देख लीजिएगा, ऐजे होगा। बस पटना जाइएगा तो आपको आगम कुआं में दिखेगा। पटना वाला विद्यार्थी को पता होगा सबको। देखिए प्रश्न आपसे इसमें थोड़ा बहुत ईस्वी का भी पूछा जाता है। प्रश्न पहले पूछेगा कि अशोक गद्दी पर कब बैठा, मतलब अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी में। फिर पूछा जाएगा कि अशोक कलिंग विजय कब किया था? 261 ईस्वी में। फिर पूछा जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो वही कलिंग विजय का हुआ, उसके बाद उसने अपना लिया। प्रश्न पूछेगा अशोक बोध गया कब आया था? यहीं बोध गया। तो कलिंग विजय के 10वें वर्ष, ठीक है, कलिंग विजय के 10वें वर्ष बोध गया था। और उधर गया था यूपी में, कहाँ हुआ था जी गौतम बुद्ध? अवंती, वो 20वें वर्ष। वो सब चीजें हम आगे आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल 2 चीज याद रखिएगा, अशोक का राज्याभिषेक 269, ठीक है, और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमा दिया था, ठीक है। और उसी समय इसका हृदय परिवर्तन। इतना ना मारे काट देख लिया कि डर गया, एकदम लगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो सब 99 भाई को मारे घर ही नहीं काटा था जी, बताओ। सर हमें अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमें एक सुंदर दुल्हन चाहिए। अरे गधा, तुम नहीं पढ़ेगा ना तो करकियों पर आफत आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो ना। इसलिए पढ़ लो पहले, नौकरी रहेगा ना, तुम कितना करिया कोरनाट रहोगे ना, तब वो एगो दुल्हन सुंदरे मिलेगी। और नहीं पढ़ोगे ना, समझ रहे हो। अशोक नहीं बुझना अपने आप के ऊपर, ठीक है, कि 5 गो पत्नी रखोगे, एक और रखल पारने लगेगा, वो कब ड्रम में पैक कर देगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शांति से पढ़ो, ठीक है। गधाई लोग। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 304। यही पाटलिपुत्र, पटना की बात कर रहे हैं बाबू। इसके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी। बिंदुसार की 2 पत्री थी ना, उसमें एक थी सुभद्रांगी, जिसे धर्मा के नाम से जाना चाहता, सॉरी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए लीजिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके कुआं में डाल दिया। वह कुआं आज भी पटना में अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। जाके घूम लेना सामने है, ठीक है। जो पटना वाला है वो जाके घूम लेना, अगम कुआं है सामने। नहीं घूम, अच्छा घूमिए लिए हो गए, हमरे कहने से थोड़ी तुम घूमोगे, ठीक है। तो 99 भाई को मार करके अगम कुआं में डाल दिया था। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था।
राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 269 में 8 घटा दीजिए, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। बताइए बिंदुसार के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक। कौन बैठा? अशोक। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। अशोक गद्दी कलिंग आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। कौन वर्ष? 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं कि कलिंग आक्रमण भी की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग राजा खारवेल थे, कलिंग के एक राजा थे खारवेल, उन्होंने अपना अभिलेख लिखवाया था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है ना, सिंपल बात है भाई, कलिंग पर आक्रमण हुआ तो कलिंग के राजा। अच्छा, कलिंग को सबसे पहले किसने जीता था? चलिए एक सवाल है, जल्दी बताइए। पहले सबका कमेंट आया था, सबका कमेंट आना चाहिए जो हमसे पढ़ रहा है लगातार। कलिंग पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला पहला राजा, जल्दी। अरे तो हम तो ये गधा को बोल रहे हैं ना, लड़की के बारे में थोड़ी कह रहे हैं। हम ही कहाँ बोले कि गोरी खराब होती है, काली अच्छी होती है। वो ड्रम में पैक करने वाली रहेगी, कैसनो रहेगी तो कर देगी। ठीक है, हाँ बोलो जी। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। वो सब छोड़ो ना, यहां ध्यान दो। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक, जल्दी बताइए। बहुत पढ़ा रहे हैं ना, एक को दिन टेस्ट नहीं लिए अभी तक। टेस्ट तो अब शुरू होगा आप लोग का। कलिंग को जीतने वाला पहला शासक कौन था बाबू, जिसने कलिंग को जीता था? हाँ देवेंद्र कुमार गधा, यही तुम आंसर देते हो। बताओ, एगो लिख ले है चंद्रगुप्त, एगो लिख ले अशोक। नहीं पढ़ाए थे? नंद वंश के संस्थापक कौन? महापद्मनंद। ठीक है, कौन थे बाबू? महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने कलिंग को जीता था। मतलब मौर्य वंश से पहले नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। सब लोग अशोक लिख रहा है, डर से तो लिखियो नहीं रहा है कुछ कुछ आंसर। कौन जीता था? महापद्मनंद। ठीक है, गड़बड़ तुम लोग करते हो। बताओ, कलिंग आक्रमण किया और कलिंग के राजा, देखिए कलिंग आक्रमण की जानकारी, कलिंग के राजा खारवेल थे और खारवेल की का एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख, बड़ा फेमस है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, नहीं हाँ, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ये सब फेमस है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। 261 ईस्वी में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां के राजा कौन थे? नंदराज। ठीक है, याद रखना बाबू। चलो अब देखिए, कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर, कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया और भेरी घोष के जगह धम्म घोष की स्थापना करी। अब धम्म घोष मतलब वही हुआ, धार्मिक ग्रंथ में अब हम रहेंगे जुड़े हुए। ठीक है, अभी देखो, अब कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग जो है वो हाथी के लिए बड़ा फेमस जगह था। वहाँ हाथी एकदम बहुत बड़े पैमाने पर होता था। अब अशोक को हाथी का बड़ा शौक था, जैसे उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य को था ना, उन्होंने अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। तो कलिंग जो था वो हाथियों के लिए बहुत बड़ा एरिया था। तो अशोक का कहना था कि अगर हम कलिंग जीत लेंगे, ठीक है ना, तो हमको हाथी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। इनकी पत्नी थी कारूबाकी। कौन बाबू? अभी देखिए ना, सुनिएगा आप लोग। अशोक की 5 पत्नी थी, जिसमें सबसे फेमस थी कारूबाकी। ये बड़ा क्लोज थी अशोक के, मतलब अशोक को जो बोल देती थी। जैसे अकबर में पढ़िएगा ना, तो जोधा बेगम थी, एक रुकैया थी, एक, ठीक है। तो जोधा बेगम जो है वो अकबर के काफी करीब थी, काफी क्लोज थी। ठीक है, कहा गया इसे बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बोला कौन था? कारूबाकी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। प्रश्न याद है? वैसे एक भतीजा भी था, भतीजा निग्रोध। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कौन थी? कारूबाकी। बोलते ए जी छोड़ दीजिए ये सब, जाइए सन्यासी बन जाइए। ठीक है, दूसरा हस्बैंड था, मारे दूध था पढ़, पहले अभी लड़े दो ना। देखिए एक बात बोलते, राजा को कभी, हालांकि जो किया ठीक किया, वो अलग बात है कि उसने शस्त्र को त्याग दिया, लेकिन राजा को कभी शस्त्र नहीं त्यागना चाहिए। जिस राजा ने शस्त्र को त्यागा है उसके साम्राज्य का विनाश हो गया। अशोक को ही देख लीजिए, अशोक ने जैसे ही शस्त्र को त्यागा, मौर्य वंश खत्म हो गया। बस 2-3 शासक आए फॉर्मेलिटी के लिए, मौर्य वंश खत्म हो गया। बिलीव करिए, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया,
के संस्थापक वासुदेव थे। उसके बाद सातवाहन वंश, ये वही वंश है जहां चमड़े सीसा के सिक्कों का प्रचलन हुआ था, सातवाहन। तो कह रहे बौद्ध धर्म को अपनाने का मेन फोकस हालांकि कारूबाकी था, लेकिन भतीजा निग्रोध ने भी कहा था कि रहने दीजिए, बौद्ध धर्म अपना लीजिए। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा उपबोध ने, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त के द्वारा मिली थी। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, मतलब वो खुद अपनाया था, वो सबको नहीं बोलता था कि तुमको बौद्ध धर्म। जैसे राजा बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्या बोलता है प्रजा को, हम जिसमें हैं आपको भी उसमें रहना था। लेकिन अशोक ने कहा ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो मानना मानिए, हम बौद्ध धर्म मानते। तो कहा गया था कि अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसको कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण देता था, ठीक है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही धर्म यात्रा प्रारंभ की, जिसका का क्रम इस तरीके से हो, गलत बोल रहा है, धर्म यात्रा होना चाहिए। पहले बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति की, कुशीनगर जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, नहीं, और लुम्बिनी जहां बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब तीनों जगह गया। अब देखिएगा, अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष, बोध गया कब गए थे? अशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष, यानी 259 में, क्योंकि शासनकाल शुरू हुआ था 269 से। अशोक ने राज्याभिषेक कब करवाया था? 269, 10 साल बाद, यानी 259 में बोध गया और उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी, 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे अशोक, ठीक है। लुम्बिनी नामक ग्राम की यात्रा की, और वहां जब गए तो लोग बहुत प्रसन्न हुए कि भाई राजा आए हैं। तो पहले टैक्स लिया जाता था शायद 1/6 या 1/4, कहे ठीक है 1/8 लेंगे, 12.5% टैक्स लेंगे, कम कर दिया उन्होंने टैक्स को। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति, राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक। 3 में क्या बोले थे? पटाओ मत आसिक, यानी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में होता। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पटाओ मत आसिक मोगली पुत्र तीस्त, मत का मतलब क्या हुआ? मोगली पुत्र तीस्त। तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस्त थे, श्रीलंका के राज, ठीक है ना। तो तृतीय बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होगा, कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की 1वीं शताब्दी होगी वो, ठीक है। श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली। तो संप्रदाय भी कौन था? सिंहली संप्रदाय था। तो श्रीलंका के राजा बोले हमको सिंहली संप्रदाय छोड़कर हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे, ठीक है। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म पर भेदभाव, जैसे अकबर करते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं मानता था, सबको अपना वैल्यू देता था, ठीक है। और यही उसकी महानता का सबसे प्रमुख कारण था। अशोक के समय मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे आदि के होते थे। और कितना है जी? बहुत सारा है ना। रहने देते हैं, क्योंकि अभी अशोक का पूरा शिलालेख पढ़ना है, पूरी धम्म यात्रा पढ़नी है। 1 घंटा का एक क्लास और होगा, तब जाके हमारा मौर्य साम्राज्य खत्म होगा। और उसके बाद मौर्य के बाद क्या पढ़ेंगे? शुंग वंश, कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन। 3 वंश और पढ़ना है मौर्य के बाद, शुंग, कण्व, सातवाहन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद है मजा आया होगा आप लोग को मौर्य साम्राज्य पढ़ने में, मतलब लगभग जानकारी तो दे ही दिए, बस अशोक के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स बहुत जल्द उपलब्ध करा देंगे। जिस दिन ऐड करेंगे उस दिन आपको यहाँ पर हम बता देंगे, ओके। चलो, फ्री में नोट्स रहेगा, बस ऐप इंस्टॉल कर लेना, ऐप पर ही नोट्स। तो ये कौन सा दिन है बाबू? कहेंगे सर आज जो है वो मौर्य साम्राज्य का दूसरा दिन है, मौर्य साम्राज्य का दूसरा और फाइनल क्लास है। पहले क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी जानकारी और बिंदुसार, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, किस वंश को समाप्त करके? नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री या कहिए जो मेन लीडर थे वो चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कौन सी है? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही बेहतरीन साम्राज्य की स्थापना की और इसको पूरे हिंदुस्तान का जो है एक समझिएगा सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा आया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सरवन बेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि के द्वारा। संलेखना विधि में क्या होता है? खाना पीना त्याग देना। सुदर्शन, राजस्थान में जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण भी जो है गुजरात में
चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। ठीक है, तो वो सारी बातें हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहां तक सबका दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो हाँ, प्रश्न बहुत बार पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य वंश के। और इसी के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में सिकंदर आया था। ठीक है, और सिकंदर आया तो था पर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य में एंट्री नहीं कर पाया। नहीं, आया तो घनानंद के काल में, लेकिन ब्यास नदी को पार करके या सीधे सीधे कहिए युद्ध जो हुआ था सेल्यूकस निकेटर के बीच, वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, लेकिन सॉरी, मैंने एक मिस्टेक बोल दिया। ये सिकंदर जो आया था वो घनानंद, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद के शासनकाल में आया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य बना। तो मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के ऊपर की गई? नंद वंश के ऊपर। नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद। नंद वंश के पहले राजा थे महापद्मनंद। प्रश्न पूछा जाएगा, एकमात्र राजा जिसने कलिंग विजय किया था, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, तो बात करें मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो, सब लोग हेडिंग बना लीजिए मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और आज हमारा दूसरा क्लास है मौर्य साम्राज्य पर। दूसरा कहिए या फाइनल कहिए। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या फाउंडर की बात करें तो कौन है भाई? कहेंगे सॉरी, मौर्य साम्राज्य के फाउंडर की अगर बात करें तो कहेंगे सर मौर्य साम्राज्य के फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक या फाउंडर की बात करें तो 3 व्यक्ति का नाम आता है मौर्य साम्राज्य में। एक आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन आएगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा, राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया उनका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार, अच्छा, आपसे यहां पर पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का, मतलब अजीबक संप्रदाय को मानता था। उसके बाद उनका बेटा आता है अशोक। अशोक किसको? अशोक सीधे बौद्ध धर्म को मानता है। तो ये 3 राजाओं की पूरी व्याख्या हमें मौर्य साम्राज्य में पढ़ना है। अशोक, इसके बाद तो छोटे छोटे राजा आते गए जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया होगा, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। चंद्रगुप्त मौर्य हमने पिछले क्लास में आपको पूरा अच्छे ढंग से पढ़ा दिया कि इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, भद्रबाहु से शिक्षा ली थी, सॉरी, जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था और फाइनली 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई श्रवण बेलगोला में, संलेखना विदे। इसके बाद उनका बेटा आया बिंदुसार, इन्होंने अजीबक संप्रदाय को अपनाया। और सबसे अंतिम में आया अशोक। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा, हाँ, भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़े तो चलिए, आज हमारा पूरा फोकस कहां होने वाला है? आज हमारा पूरा फोकस होने वाला है सम्राट अशोक के ऊपर। सम्राट अशोक, पहले कौन? पहले चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का दूसरा राजा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र, वैसे तो इनके 2 पुत्र थे, लेकिन ये जो अशोक था ना, ये काफी योग्य शासक था। कश्मीर विजय में बिंदुसार को की मदद, मतलब कश्मीर विजय में बिंदुसार ने अशोक को भेजा और बहुत ही बड़ा विजय हासिल किया। इसलिए बिंदुसार के बाद अगला गद्दी पर, आज गद्दी पर कौन बैठा? अशोक। कहा गया अशोक के बारे में कि इसने अपने कुल 99 भाइयों को मार दिया, अब मार कर एक कुएं में फेंक दिया, और वो कुआं अभी भी है पटना में। जी हाँ, पटना आप आइएगा तो कुएं का नाम है अदम कुआं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। अशोक ने अपने कितने भाई को मारा था? 99। अब 99 अपना भाई तो हो नहीं सकता है। चचेरा, मसेरा, फुफेरा, एकदम पूरा वंशे खत्म कर दिया। कहा हम ही राजा हैं, हम ही शासन है। तो बात करें अब अशोक के बारे में, वो सारी जानकारी। सम्राट अशोक, कहा गया सम्राट अशोक का शासनकाल जो है, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण कर दिया था। और सम्राट अशोक का शासनकाल 232 ईसा पूर्व तक रहा था। सम्राट अशोक का जन्म जो है वो 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, क्योंकि भाई वो बिंदुसार का बेटा था। अब बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना थी, इसलिए इसका जन्म कहां हुआ? पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। सब लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास एक जबरदस्त क्लास फिर से होने वाली है। तो कहा गया है कि सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी। देखिए, एक्चुअल में बिंदुसार की तो बहुत सारी पत्नियां होगी, वो नहीं पता, लेकिन लिखित रूप से 2 थी। ठीक है, जिनमें एक नाम आता है सुभद्रांगी। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है वो सुभद्रांगी का बेटा था। तो वही कहा गया है कि सम्राट अशोक का जन्म जो है वो 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। इसके पिता का नाम
बिंदुसार, और माता का नाम शुभद्रांगी। माता तो नहीं पूछेगा लेकिन पिता पूछ रहा है, कह रहा है कि इनके धर्मों, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता है। शुभद्रांगी का एक और नाम क्या था बाबू? धर्मा। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में हो सकता है घुमा के पूछ दे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए, देखिए बोले थे ना, जो बोले वो आ गया, अगम कुआं, ठीक है ना। और अगम कुआं आइएगा तो पटना में जरूर घूमिएगा, समझ रहे ना। तो कह रहा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए, वो कहा कि हम ही राजा बनेंगे। बड़ा क्रूर शासक था जी, मत पूछे, उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। वो तो अलग बात है कि कलिंग विजय के समय जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो इतना मार कर देखा ना, एकदम उसका रूह कांप गया। हम बोला अब हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और सोचिए जैसे उसने हथियार को त्यागा, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। तो यहां देखिए, कह रहे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने कुल 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया। वह कुआं आज भी पटना में, देखिए बोले थे ना, पटना में कौन सा? अगम कुआं के नामक स्थान पर स्थित है। कुआं का नाम ही अगम कुआं, जगह का भी नाम अगम कुआं। तो याद रखिएगा, अशोक ने अपने कितने भाइयों को मारा? 99 भाइयों को। कहां फेंक दिया मार के? कुआं में। कुआं कहां है? पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता। आज हम लोग क्या कहते हैं? पटना। बिहार की राजधानी है बाबू पटना। अब पटना में कुआं है, कौन सा कुआं? अगम कुआं में मार उठ के काट उठ के फेंक दिया, खत्म खेला। फिर कह रहा है कि 269 ईस्वी में, देखिए बोले थे ना कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। प्रश्न पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि कितना भाई को मारा, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया? तो कहेंगे सर जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष, तो 269 में 8 घटा दीजिए, 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो है एक महाजन, जैसे 16 महाजनपद था ना, उसी 16 महाजनपद में कलिंग था जिसकी राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी बाबू? कहेंगे सर कलिंग की राजधानी जो थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी कहां थी? तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया, देखिए ना तोसली लिखा हुआ। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अर्थात ये प्रश्न, ये डेट याद रखिएगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, कब किया? 261 ईसा पूर्व। ये नहीं पूछेगा कौन से वर्ष, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर लिया कि 269 में राजगद्दी पर बैठा था, 61 में आक्रमण किया, 69 में 61 घटाएंगे 8 वर्ष। तो कह रहा है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था अशोक ने। फिर कहा गया कि कलिंग आक्रमण की जानकारी, हाथी गुम्फा। कलिंग के राजा खारवेल थे, कलिंग के एक राजा थे खारवेल। खारवेल का एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न पूछ सकता है, देखिएगा अशोक के बारे में अगर मोटी मोटी जानकारी करें, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे सम्राट अशोक, क्योंकि ये विश्व पूरे भारत को जीतना चाहता था और जीत ही चुका था एक तरह से समझिए। बस कलिंग को जीत जाता तो इसका साम्राज्य जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर होता, लेकिन इसने कलिंग आक्रमण के समय इसका हृदय परिवर्तन हो गया, बोला हमको कुछ नहीं जीतना है। चलिए देखिए, सम्राट अशोक की बात करें तो पहले तो जन्म पूछा जाएगा, तो कहेंगे सर जन्म जो है इनका 304 बीसी, 304 बीसी। पिता का नाम, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, बिंबिसार मत बोल देना, वो हर्यक वंश का था जी, बिंदुसार। माता का नाम, माता का नाम शुभद्रांगी। क्या था बाबू? शुभद्रांगी, शुभद्रांगी, ठीक है। अपने विजेता बनने के लिए इसने क्या किया? अपने 99 भाइयों की हत्या करके कहां डाल दिया? अगम कुआं में, पटना में डाल दिया, ठीक है। इसने, इनका राज्याभिषेक कब हुआ? कहेंगे भाई राज्याभिषेक जो है वो राज्याभिषेक 269 बीसी में, मतलब इसको हम कह सकते हैं 269 ईसा पूर्व। कलिंग पर आक्रमण कब किया? कलिंग आक्रमण किया, देखिए आज एकदम डीपली पढ़ाना चाहते हैं पूरा अशोक, क्योंकि सम्राट अशोक से सवाल बहुत पूछता है, तो क्लास छोड़कर मत जाइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूं, आप लोग नीचे कमेंट में लिखते रहिए जो जो मेन पॉइंट है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना, तब आप एक बार याद रखिएगा कि राहुल सर ने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो कलिंग आक्रमण जो है ये 261 ईसा पूर्व में, और कलिंग की राजधानी थी 261 बीसी में, और कलिंग की राजधानी थी क्या? कलिंग की राजधानी का नाम था बाबू तोसली। तोसली पर इसने अधिकार, मतलब आक्रमण कर दिया, ठीक है। कलिंग आक्रमण कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, तोसली में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? तो कहेंगे सर सम्राट अशोक की मृत्यु जो है वो 232 बीसी, 232 ईसा पूर्व। और मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनका पुत्र, ठीक है। फिर छोटे छोटे शासक आते गए, ज्यादा उतना, हाँ, ये कलिंग आक्रमण की जानकारी जो है, कलिंग आक्रमण की जानकारी जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा बाबू? हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख के लेख के रचयिता कौन है? ये किनके द्वारा?
कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, खारवेल। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। तो कलिंग के राजा खारवेल ने अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, और उसी में ये जिक्र किया गया था कि कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी समझिए एक तरह से कर ही लिया था, समझिए फॉर्मेलिटी बचा था। तो वही बात करेंगे कि 269 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी कर लिया था। यह भी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल, ठीक है। कलिंग के राजा का नाम क्या था? कलिंग राजा खारवेल। और कलिंग के राजा खारवेल का एक अभिलेख था जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। अभी आज हम अभिलेखों का जनक भी सम्राट अशोक को ही मानेंगे। सम्राट अशोक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि अभिलेखों का जनक माना जाता है इनको। देखिए, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ये एक पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम में, बड़ा एग्जाम में छोटा सवाल नहीं पूछेगा ना। कब हुआ सब जानता है, 261 में हुआ। कब अभिषेक किया सब जानता है, 269 में अभिषेक किया। किस पर अधिकार करते समय हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग पर अधिकार करते समय अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब नहीं होता कि मोह माया में उनकी, अशोक की एक पत्नी थी कारूबाकी, अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो आपसे यहां एक लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कलिंग पर आक्रमण कर रहा था अशोक 261 ईसा पूर्व में, उसने कलिंग की राजधानी तोसली को भी जीत लिया, तो उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो कहेंगे सर कलिंग का राजा नंदराज था। कॉपी में लिखिएगा सब लोग। हाँ, आप लोगों का मैं लगातार कमेंट देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस अभिलेख के अनुसार, मतलब हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है, उसमें यह कहा गया है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग के जो राजा थे वो नंदराज थे। कौन थे बाबू? नंदराज थे। हाँ, नंदराज, पूरा नाम लिखिएगा, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गया, डिट्टू माइंड में जा रहा है। अब देखिएगा जो सारी बातें एकदम कलिंग से रिलेटेड या फिर सम्राट अशोक से रिलेटेड जो है, याद रखिएगा, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था भाई अशोक का। कहे बक ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, ठीक है ना। जाना तो एक ही जगह है सबको। तो यहां देखिएगा इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, एकदम रूह कांप उठा उसका। मतलब जहां देखे वहां किसी का सर कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई निर्वस्त्र इधर फेंका हुआ, बच्चा, छोटा बच्चा एकदम मरा हुआ, एकदम मतलब निर्मम हत्या की गई थी कलिंग आक्रमण के समय सम्राट अशोक के सैनिकों के द्वारा, ठीक है। और बहुत हर तरह की हत्या, हर तरह का वो कुकर्म किया गया था जो शायद किताबों में लिखना संभव नहीं है। अब आप सोच सकते हैं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो वही है, कह रहे कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग कर दिया और भेरी घोष के स्थान पर, भेरी घोष का मतलब होता है एक तरह से समझिए युद्ध को बढ़ावा देना, और भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना कर दी। धम्म घोष का मतलब है धार्मिक नीति, मतलब धर्म के आधार पर चलेंगे, कर्म के आधार पर नहीं चलेंगे, ऐसा माना जाता है। तो भेरी घोष के स्थान पर पूछा जाएगा एग्जाम में, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन? सम्राट अशोक, ठीक है। चलिए, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हथियारों को प्राप्त करने के लिए हाथियों को प्राप्त करने, कलिंग एक ऐसा क्षेत्र था ना जहां पर हाथियों की एक प्रचुर मात्रा थी। याद करिए, इससे पहले जब पिछला क्लास हम आपको मौर्य साम्राज्य में पढ़ा रहे थे तो हमने ये बताया था कि 305 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। और जब सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हार गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 क्षेत्र, कामरान, काबुल, कांधार और हेरात, इन चारों पर अधिकार कर लिया। और साथ ही साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य ये जीत गया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य खुश होकर 500 हाथी उपहार में दिया था सेल्यूकस निकेटर को। याद करिए। तो क्या भाई, भारत हाथियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा था और सबसे ज्यादा हाथी कहां था भाई? कलिंग में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है, एक तो था कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था अशोक, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन एक्चुअल रीजन पता है क्या था? कलिंग पर आक्रमण करने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि कलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो हाथी वाला क्षेत्र है, मतलब वहां हाथी जो है वो बड़े पैमाने पर पाए जाते थे, ठीक है। जैसे हमारे बिहार में गधा बहुत बड़ा पैमाना पर पाया जाता है। अरे तुम लोग पढ़ो लिखोगे नहीं तो वही हो गया ना। तो वही है कि कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा कि कलिंग आक्रमण के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। समझिए, 3 राजा आए मौर्य साम्राज्य में, मेन रूप से 3 राजा, वैसे तो बहुत सारा है, उससे कोई लेना देना नहीं, मेन रूप से 3 राजा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म, फिर बिंदुसार अजीबक संप्रदाय,
फिर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म। क्लियर हुआ। इसके बाद कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा इसके एक भतीजा था निग्रोध। कौन था? निग्रोध। और उनकी पत्नी कारूबाकी। इन दोनों ने बदम कान में फुसफुसाए कि भाई क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं जी, क्या लेना, रुखल सुखल खाएंगे और प्रभु के दर्शन करने चले जाए। तो अशोक ने भी कहा कि हाँ ठीक है, जब तुम ऐसा कह रही हो। और उनका एक भतीजा था, बहुत प्रिय भतीजा था, निग्रोध। क्या था नाम? निग्रोध। ये भी बोला चचा जान काहे ये सब कर रहे हैं, हटाइए, छोड़िए, रहने दीजिए। तो भतीजा का भी बात मान लिया और पत्नी कारूबाकी का भी बात मानकर जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। तो कह रहे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध, और जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से, मैंने भद्रबाहु बोल दिया था, वो शायद बिंदुसार की बात हो रही थी, नहीं, हाँ वहां पे मैंने मिस्टेक एक शब्द बोला था। खैर कोई बात नहीं। प्रश्न पूछेगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए किस गुरु को चुना? तो उपगुप्त से। प्रश्न याद रखें, मैंने भद्रबाहु बोल दिया था कुछ देर पहले बाय मिस्टेक, ठीक है। हाँ, कलिंग आक्रमण जब खत्म हो गया ना, कलिंग पर आक्रमण हुआ, जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ ना, तो भाई हृदय परिवर्तन होगा तो धर्म की ओर जाइएगा, और धर्म की ओर जाइएगा तो कौन सा धर्म ले? तो जो सबसे अच्छा धर्म अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो बौद्ध धर्म ट्रेंडिंग में था, तो बौद्ध धर्म अपना लिया कि चलो भाई बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। यहां तक प्रश्न पूछेगा कि भाई बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किनसे प्राप्त किया है? तो कहिएगा उपगुप्त से। किनसे? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ली है, ठीक है। यहां तक कॉल क्लियर है सबका? चलिए अगले टॉपिक की बात करें। कहा गया अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन उसने बाद में कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को। पहले ब्राह्मण, प्रश्न पूछेगा कि शुरुआती समय में सम्राट अशोक किस धर्म को ज्यादा मानते थे? ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, मतलब उसका कहना था कि हम बौद्ध धर्म अपना लिए, अब जरूरी नहीं कि हमारी प्रजा भी बौद्ध धर्म अपना ले। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी मोदी जी हिंदू हैं, ठीक है ना, अब कहे कि भाई सब हिंदू, जितना भारत में रहेगा सब हिंदू बनेगा, ये ऐसा थोड़ी ना। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना। सभी धर्मों को समान अवसर दिया गया, समान तरीके से मान सम्मान मिलता है, चाहे वो कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो आजकल भाई भाई नहीं मानते, बाकी हम लोग तो मानते हैं। तो हुआ क्या कि भाई जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा निजी मामला है कि हम बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा नहीं है कि हमने बौद्ध धर्म लिया है तो पूरी प्रजा हमारी बौद्ध धर्म लेगी, ऐसा कोई मतलब फोर्स नहीं था। तो वही कहा गया कि अशोक का बौद्ध धर्म जो है उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, नहीं कहा कि भाई जो मगध साम्राज्य में रहेगा बौद्ध धर्म लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो धर्म मानना है मानिए, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आजकल राजा को देखकर प्रजा भी मोटिवेट हो जाती है, चलो भाई हमारे जब राजा साहब बौद्ध धर्म है तो हम भी बौद्ध धर्म में, ऐसा हो गया ना। चलिए, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था, एकदम भाई पूरा संरक्षण देता था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा कि बेटा बेटी तुम लोग चल जाओ श्रीलंका। और वहां श्रीलंका के एक राजा थे, उन्होंने जो है सिहली को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे चलिए देखते हैं इसके ऊपर। कहा गया अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा कि तुम लोग श्रीलंका जाओ, जरा बौद्ध धर्म का एडवर्टाइजमेंट करके आओ, ठीक है। अब उस समय तो चलता नहीं था भाई, ये जो गोदी मीडिया चल रही है आजकल, गलत गलत जो बातें बोलती है वो सब तो चलता नहीं था। वहां तो एक बार चले गए, अपना धर्म का प्रचार प्रसार किए, और वो सब तो इंटरनेट का जमाना ही नहीं था, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है भाई, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली है? तो कहेंगे बौद्ध धर्म के जो गुरु थे जिनका नाम था उपगुप्त से लिया है। चलिए आगे बढ़े। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? कहा गया है, एकदम सिंपल वे में समझिएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से धर्म यात्रा प्रारंभ की। मतलब जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया 261 में, उसके 8 वर्ष बाद, मतलब 253 की बात हो रही, 253 ईसा पूर्व में, तेरा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अच्छा राज्याभिषेक के 8वें, मतलब 269 की बात हो रही है, 261 की बात हो रही है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 BC, मतलब जब कलिंग आक्रमण उसने छोड़ा कि भाई हमें कलिंग पर आक्रमण नहीं करना है, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और कहा गया है कि बौद्ध धर्म के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही धर्म यात्रा शुरू की। और इस प्रकार पहले प्रश्न पूछेगा कि सम्राट अशोक सबसे पहले कहाँ गए थे जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो जब सबसे पहले बात आएगा बोध गया की, कहाँ का? बोध गया। अभी बोध गया का नाम हो गया गया जी, ठीक है। और कुशीनगर,
ये यूपी में, ये बिहार यूपी, और ये लुम्बिनी नेपाल। देखिए तीनों तीनों कपिल वस्तु, वही लुम्बिनी का कपिल, सारनाथ और श्रावस्ती। ये बोध गया, वही बोध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कुशीनगर, वही कुशीनगर है जहां पर गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। मल्ल महाजनपद में ही आता है। मल्लों के द्वारा विष रहित भोजन खा लेने की वजह से बाय मिस्टेक गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। लुम्बिनी, ये वही लुम्बिनी है, नेपाल कपिल वस्तु की बात हो रही है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ, ये वही सारनाथ है जहां गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। सब कुछ समझिए, ये वही सारनाथ है जहां गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। श्रावस्ती, ये वही श्रावस्ती है जहां गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेशों को दिया। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। तो समझ गए अब अशोक क्यों गए, ये इन जगहों पर क्यों गए, क्योंकि सबका संबंध गौतम बुद्ध से था। बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर, गौतम बुद्ध की जहां मृत्यु हो गई, ठीक है ना, निर्वाण की प्राप्ति। लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी कपिल वस्तु एक ही जगह हुआ। सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने अपनी पहला उपदेश दिया, या कहिए पहला भाषण दिया। श्रावस्ती, जहां गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा बार उपदेश दिया। तो इसी कारण से अशोक जो है वो इन जगहों पर घूमा। कोनो दिक्कत? चलिए, अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया 10वें वर्ष, यानी शासन के 10वें वर्ष, यानी 269 में 10 घटा दीजिए तो 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था, और 269 में 10 घटाइएगा तो 259 में, यानी 2 वर्ष बाद, कलिंग आक्रमण के 2 वर्ष बाद। प्रश्न ये जो है ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है, आप उठाकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि भाई सम्राट अशोक ने अपने शासन के कौवे वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, तो कहेंगे 10वें वर्ष, और उसके बाद कौवे वर्ष लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की तो 20वें वर्ष। और जब लुम्बिनी नेपाल गए थे तो वहां के लोगों को जब देखा तो कहा गया कि भाई टैक्स ज्यादा है, तो उन्होंने टैक्स को घटाकर केवल 1/8 को कहते हैं 12.5%। पहले शायद 1/4 था या कुछ था, 1/5, उन्होंने नहीं 1/6 था शायद, उन्होंने 1/8 कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्लास को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। अब बताइए, हम भी ये बात आपको बोलेंगे तब आप करिएगा, नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए। कह रहा है अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की? 10वें वर्ष। मतलब 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 10 वर्ष घटा दीजिए क्योंकि बीसी चल रहा है ना, ईसा पूर्व चल रहा है, तो 259 ईसा पूर्व में वो बोध गया की यात्रा पर गए थे। और 20वें वर्ष यानी 269 में 20 घटा दीजिए, 249 ईसा पूर्व में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। जब लुम्बिनी की यात्रा पर गए नेपाल में तो इन्होंने देखा कि काफी नॉर्मल एरिया था नेपाल, अब ना डेवलप हो गया है। तो डेवलप क्या हुआ भाई, भारत से थोड़ी डेवलप हो जाएगा नेपाल। तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई टैक्स घटा दिया, बोला छोड़ो अब ये बुद्ध की धरती है तो क्या टैक्स लेना, 1/8 देना। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, चलिए। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संधि थी, याद करिए, पहली बौद्ध संधि राजा महाराजा, पहली बौद्ध संधि थी 483 ईसा पूर्व। किसके शासन में? राजा महाराजा आए अजातशत्रु के शासनकाल में। वैश्या सबका काम है, कालाशोक के शासनकाल में। पहली 483, दूसरी 383 और तीसरी 255 ईसा पूर्व। और 255 ईसा पूर्व में कौन थे? सम्राट अशोक थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई थी? तीसरी बौद्ध। टोटल कितनी? 4। चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में होगा, 1 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी में। ठीक है, तो कह रहा है कि अशोक के ही काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्ययन मौखलीपुत्र तिस ने किया था। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, शायद आपको याद होगा। राजा महाराजा आए, कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आप बुक में देखिएगा, ऐड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। इतना करके देखिएगा, आपको ये पूरा ट्रिक जो है वो बैठ जाएगा आपको। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहा गया कि श्रीलंका के राजा ने ही सिहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म, बताया थे ना अभी कि जब वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, सम्राट अशोक जो है अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो श्रीलंका के राजा जो थे उन्होंने सिहली संप्रदाय, क्योंकि श्रीलंका में जो भाषा बोला जाता है अभी भी सिहली भाषा बोला जाता है। जैसे भारत में हिंदी बोला जाता है ना, वैसे श्रीलंका में सिहली भाषा जो एक राष्ट्रीय भाषा है। तो कह रहे हैं श्रीलंका के राजा ने सिहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता, जिसको जो मानना है मानिए। क्या अशोक ने क्या बोला कि ये हमारा निजी मामला है कि हमने बौद्ध धर्म अपनाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपनाइए,
कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें बौद्ध नहीं, हमें जैन अपनाना चाहिए, हमें जैन नहीं, हमें शैव धर्म अपनाना चाहिए, एज यू विश एज यू लाइक, यहां तक कोई दिक्कत हाँ, पहले 1/6 था, अब 1/8 कर दिया गया। 1/6 का मतलब होता है 16.5-17%, और 1/8 का मतलब वो 12.5%। तो अच्छा है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। एक बार क्लास को शेयर करिए, सब लोग कीजिए, सर समझ में आ रहा है अशोक के समय मुद्राएं सोने, चांदी और तांबे आदि की होती है, ये तो खैर नॉर्मल चीज है, सब जगह था। चलिए, अशोक ने अजीबक संप्रदाय के लोगों, देखिए अजीबक संप्रदाय, जैसे अजीबक संप्रदाय की बात करेगी किया जाएगा तो अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखली पुत्र तीस्त। और अशोक के पिता का नाम क्या था? कहेंगे सर अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि ये एक पिता का पुत्र, ये एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता ही बनकर रह गया। इसका मतलब समझ रहे कहने का क्या मतलब है कि ये कि अयोग्य तो नहीं था, लेकिन ये एक योग्य शासक नहीं था, क्योंकि अपने शासन काल में इसने कुछ जीता ही नहीं। किसी भी महाजनपद को, किसी भी राज्य को इसने अपने हिसाब से अपने मगध साम्राज्य में मिलाया नहीं। तो इसके बारे में कहा जाता था कि ये एक पिता मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बन, जैसे इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बन पाई कि बिंदुसार, इसको सब कैसे जानते, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, अच्छा फिर बाद में जब बेटा आया, अच्छा अशोक के पिताजी हैं, ओ मतलब कोई नहीं कहता था अरे भाई बिंदुसार आया, कुछ नहीं, कोई खास लेवल का काम नहीं किया इसने। तो बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय अपनाया था? अजीबक संप्रदाय। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखली पुत्र तीस्त। कौन थे बाबू? मौखली पुत्र तीस्त। तो अशोक ने क्या किया, जैसा कि हमने आपको बोला था कि अशोक भले ही बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन ये पहले से ब्राह्मण धर्म को मानता था, बौद्ध से पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, और इसने सभी धर्मों को एक समान मतलब रिस्पेक्ट दिया, जैसे अकबर ने दिया था अपने काल में। तो जब जानता था कि इसके पिताजी जो थे वो अजीबक संप्रदाय को मानते थे, तो इसने क्या किया कि अशोक ने अजीबक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित, ठीक है, गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा दान में दे। देख लीजिए, 4 गुफाओं में उस समय बहुत काम होता था, समिति होती थी, मतलब वहाँ लोग रहते थे, मतलब एक निवास स्थान हो जाए, जैसे अभी घर होता है ना, वहाँ पे उस समय प्राचीन काल में गुफाओं को जो है, गुफाओं को दान में देना, और जिस धर्म को दिया जाता था वहाँ पर अपना मान लीजिए वो अपना संप्रदाय का वो अपना प्रचार प्रसार, वहाँ पे लोग रहते थे, अपना हिसाब से करते थे। तो 4 गुफाओं, एक का नाम था सुदामा, कर्ण, झोपड़ी और विश्व चौपड़, सॉरी झोपड़ी नहीं, चौपड़ और विश्व झोपड़ी। ये 4 क्या है बाबू? ये चारों जो है गुफा है, और ये चारों गुफा अभी भी गया में स्थित है, बोध गया में। एक गुफा का नाम था सुदामा, दूसरा का कर्ण, तीसरा चौपड़ और चौथा विश्व झोपड़ी। ये चारों गुफाओं को किसने दिया? सम्राट अशोक ने दिया। किसको दिया? अजीबक संप्रदाय वालों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार जो थे वो अजीबक संप्रदाय को मानते थे। इसे कहा चलो भाई हमारे पिताजी मानते हैं तो ठीक है, रख लो। अब लोग देखिए यहाँ पर कह रहे अजीबकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है, और इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। देखिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि दशरथ कौन था, कुणाल कौन था, ठीक है ना। तो कुछ और भी जैसे गुफाएं थी जो इनके अशोक का जो छोटा छोटा जो राजा आया ना, वो लोग भी देते रहा, मतलब इसको इनको अजीबक संप्रदाय वालों को। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि दशरथ कौन है, ठीक है, कुणाल कौन है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अशोक की 5 पत्नियां थी, ठीक है, बोलिए कितनी? अरे 5 तो भाई सामने से दिख रही है, लिखित रूप से, ठीक है। जैसे आप लोग का भी 1-2 को लिखित रूप से होगा, अलिखित रूप से कई को होगा भगवान जाने वही कह रहे हैं अशोक की 5 पत्नियां। एक का नाम है असंधिता देवी, करुबाकी, पद्मावती और नित्यारक्षक। ये सबसे सबसे प्रभावी पत्नी थी, ठीक है, सबसे प्रभावी, मतलब इसका प्रभाव जो है वो अशोक पर शुरू से अंतिम तक रहा। क्या नाम है बाबू? कारुबाकी। प्रश्न पूछिएगा, ऐसे पूछ सकता है अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? कहेंगे सर कारुबाकी। अशोक मतलब समझ रहे हैं ना, मौर्य साम्राज्य का तीसरा और सबसे मतलब कहिएगा वीर योद्धा। 2 ही मेन रहे, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक अशोक, बिंदुसार का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो कह रहे अशोक की 5 पत्नियां थी। एक का नाम असंधिता देवी, कारुबाकी, पद्मावती, नित्यारक्षक थी, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव देखिए इसका था, कारुबाकी का जो है वो अशोक पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। कहा गया कि कारुबाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया। कहा ठीक है तुम कहिए रही हो तो चलो हटाओ छोड़ो त्याग देते हैं, ठीक है। उसके बाद यह कहा गया है कि कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर तक भी था। समझिए, इतना कॉपी में नोट करिए पहले, ठीक है।
बड़े आगे, हाँ। तो क्या कहा गया है कि एक पुस्तक थी राज तरंगिणी, उसके लेखक थे कलहन। कलहन की राज तरंगिणी में जब आप पढ़िएगा कलहन के बारे में, तो कलहन की एक सबसे चर्चित पुस्तक थी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में पूरे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, और जैसे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिली तो सम्राट अशोक का नाम आ गया कि भाई जब इस पुस्तक को लिखा गया था राज तरंगिणी को कलहन के द्वारा, तो उसमें कलहन ने ये चर्चा किया था कि जिस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की, उस पर सम्राट अशोक का अधिकार है। मतलब समझ रहे आप कि भाई मगध से लेकर पटना से लेकर कश्मीर तक पूरे हिंदुस्तान पर सम्राट अशोक का अधिकार था। पूरे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना वर्चस्व बना दिया था कि भाई उनके जो भी उत्तराधिकारी आ रहे थे वो बस चला रहे थे। बिंदुसार भी अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ नहीं किया होता ना, तो बिंदुसार को तो ऐसे ही मार पीट के भगा देता कोई ना कोई। ठीक है, तो समझ रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। तो कहा गया कलहन की पुस्तक राज्य तरंगिणी से पता चलता है कि सम्राट अशोक का अधिकार जो है कश्मीर पर भी था। ठीक है, और अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। याद रखिएगा, ये जो आप लोग कहते हैं ना श्रीनगर जाएंगे, डल झील, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ये सब जो करते रहते हैं, तो प्रश्न एक सबसे चर्चित सवाल कि भाई झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? सम्राट अशोक को। ठीक है ना। सुदर्शन झील कहेंगे सर, सुदर्शन झील तो पिछला क्लास में पढ़ाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका? सुदर्शन झील का। और सम्राट अशोक ने किस शहर को बसाया? श्रीनगर को। आगरा शहर की बात होगी, प्रश्न पूछेगा आगे आगरा शहर। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में लोधी वंश जब आया था ना, तो लोधी वंश के एक शासक सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है, तो आगरा अलग हो गया, वो यूपी में है, ये कश्मीर में है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आगरा शहर की स्थापना जब लोधी वंश हम पढ़ेंगे तो सिकंदर लोधी ने 1504 में किया था। याद रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? पीडीएफ देंगे अंजलि? बिल्कुल देंगे बाबू। ठीक है, हाँ एकदम पीडीएफ देंगे, एक एक टॉपिक का पीडीएफ देंगे। तो कह रहा है कि अच्छा तथा नेपाल में ललितपत्तनम, देवपत्तनम नामक नगर बसा है। ये सब ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन वो जो श्रीनगर वाला है, क्योंकि श्रीनगर तो भाई भारत का हृदय बोला जाता है कश्मीर को, अभी नहीं, और श्रीनगर तो सबसे बड़ा एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, कहा जाता है अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। मतलब सीधे सीधे कहिएगा ना, अभिलेखों का जनक भारत में किसको कहा जाता है? सम्राट अशोक। अभिलेखों के द्वारा पूरे जनता को जानकारी देने वाला भारत का पहला शासक सम्राट अशोक। कहा कि लिख दो, कागज पत्थर पता नहीं मिट उड़ जाए, गल उल जाए पानी में, पत्थर पर लिख दो। पत्थरों से लिखने वो सब बताएंगे, अभिलेख क्या है, शिलालेख क्या है, सारी स्तंभ लेख क्या है, वो सब कुछ बताएंगे। अभी थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेखों के अपने संदेशों को, जैसे होता क्या था, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए पटना हुआ। ठीक है, तो वो क्या किया कि पटना में मान लीजिए 4 तरफ से आदमी आ रहा है, एक उधर आरा छपरा तरफ से, एक इधर बख्तियारपुर के तरफ से, एक उधर गया के तरफ से, और मान लीजिए 4-5 रूट है। हर रूट में जैसे पटना इंटर करिएगा ना, तो अभी नहीं, मतलब एग्जाम्पल बता रहे, मान लीजिए सम्राट अशोक ने कहा कि 5 जगह से आ रहा है जी, 5 जगह पर अभिलेख रख दो हमरे नाम पर, और एकदम पूरा। जैसे अभी हम लोग जाते हैं ना पटना हिलते हैं, तो पटना में आपका स्वागत है। ठीक है, अब की बार नीतीश कुमार, बैनर पोस्टर होता है जी। अब सम्राट अशोक के समय बैनर पोस्टर कैसे रहेगा? तो वो कहा कहे कि भाई हमारा अभिलेख बनवा दो, अभिलेखों पर लिख दो, छाप दो, पत्थरों पर रख दो। जैसी पटना में हिले तो उस समय मगध बोला जाता था, तो मगध में स्वागत है आपका। सम्राट अशोक जो आपके जो भी हो अपने हिसाब से, राजा सम्राट अशोक की नगरी में आपका स्वागत है। सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्य, इन्होंने ये किया, इन्होंने श्रीनगर बनाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, तब हमें जान के अच्छा सम्राट अशोक ने ये काम किया। अब बोल बोल के इससे अच्छा अभिलेख मिलेगा, उसी को कहते हैं अभिलेख में लिखना। ठीक है, देखिएगा, कहा जाता है कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस, जिसको दारा या दाया बाहू से मिले। ये याद रखिएगा, डेरियस वाला शब्द। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा जो है वो किसके द्वारा मिला? तो कहेंगे इराक के एक राजा थे जिनका नाम था डेरियस, जिसको दाया बाहू भी कहा जाता है, उससे मिला। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत क्यों थी? ठीक है ना, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। हाँ ठीक है, प्राकृत थी, सही बात है। देखिए 4 लिपि थी। पहली ब्राह्मी लिपि में कहा गया यह सर्वाधिक भारत में मिले हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, बाईं से दाईं ओर ऐसे।
बाई से दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है खरोष्टी लिपि, यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला है, जिससे दाई से बाई मतलब उधर से ऐसे, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना दाएं से बाएं। तीसरा है अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान से मिली। तो भारत में कौन सी लिपि का उदय हुआ? ब्राह्मी लिपि। तो ज्यादातर शिलालेख जो है, ज्यादातर अभिलेख जो है वो अशोक के ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है ना। और कौन सी भाषा कौन सी है? प्राकृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो प्रश्न कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। सबसे फेमस कौन रहा? ब्राह्मी, क्योंकि अशोक का ज्यादातर एरिया जो है वो भारत में ही है। और जब अब पाकिस्तान वाला एरिया में ढूंढा गया तो वहां कौन सी लिपि में थी? खरोष्टी। और खरोष्टी कहाँ मिला? पाकिस्तान में जाता है। चौथा मिला बाबू ग्रीक लिपि, या अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा। क्योंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात हुई तो ये 3 देश में मिला, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अशोक के शिलालेखों की भी बात हुई तो 3 देशों में इसकी जानकारी मिली, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। बौद्ध धर्म की भी बात करिएगा तो अदर कंट्री में, खैर बौद्ध धर्म तो अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन अभिलेखों की बात करें तो 3 देशों से इसकी जानकारी मिली। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बात करेंगे। अशोक के शिलालेखों को पहली बार टी पैंथला ने 1750 में खोजा था, लेकिन प्रॉपर इसकी खोज नहीं कर पाए। प्रश्न यहां से ये पॉइंट बनता है कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार खोजने का श्रेय किसको जाता है? टी पैंथेलर को। और कब? 1750 में। लेकिन यहां पर देखिएगा कि एक व्यक्ति का नाम आता है जेम्स प्रिसेप। प्रश्न पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों को, शिलालेखों को पढ़ने का पहली बार सफलता किसको मिला? तो एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिसेप, 1837। सोचिए, खोज तो 1750 में हो गया था, लेकिन पढ़ने का श्रेय, उसको समझने का श्रेय वो जाता है जेम्स प्रिसेप को। नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा? टी पैंथेलर ने। लेकिन उन शिलालेखों को, उन अभिलेखों को पढ़ने का काम किसने किया? जेम्स प्रिसेप ने। कब? 1837। खोजा कब गया था? 1750। सोचिए 87 साल बाद पढ़ा गया। कोई व्यक्ति आया, कौन? जेम्स प्रिसेप। तो 2 पॉइंट बनेगा आपको। पहला पॉइंट बन सकता है कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार टी पैंथेलर ने 1750 में खोजा था। लेकिन कहा गया है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने की पहली सफलता जो है वो 1837 में जेम्स प्रिसेप के द्वारा। ये पॉइंट याद रखिएगा बाबू। खोजा किसने था? टी पैंथेलर ने। पढ़ा कब खोजा? 1750 में। पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का पसंद बताया। मतलब सोचिएगा कि अशोक ने अपने शिलालेखों को लिखा तो था, लेकिन उसने अपना नाम क्या दर्शाया? देवनाम प्रियदर्शी। मतलब अब सबको समझे में नहीं आ रहा था ये देवनाम प्रियदर्शी कौन है। तो आगे चलकर जब जानकारी मिलेगी तब पता चलेगा कि हाँ भाई वो देवनाम प्रियदर्शी कौन था। तो वो सम्राट अशोक था, ठीक है। और देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं की पसंद, ठीक है। यहां देखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कहा गया है कि मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की, नेटूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का नाम, स्पष्ट नाम अशोक लिखा जाता है। 3 एक गुर्जरा, देखिए मास्की तथा गुर्जरा ये 2 फेमस है, ठीक है अभिलेख। एक नेटूर और एक उद्गोलन, ये दोनों अभी चर्चित है। मतलब इस पर अभी पूरा प्रमाण मिला नहीं, लेकिन ये 2 याद रखिएगा। एक गुर्जरा और दूसरा कौन? मास्की। मध्य प्रदेश में गुर्जरा और कर्नाटक में मास्की। नेटूर तथा उद्गोलन अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट बताया गया कि ये हमारे सम्राट अशोक थे। बाकी सब जगह क्या बोला गया है? देवनाम प्रियदर्शी। क्या नाम बोला गया बाबू? हाँ, देवनाम प्रियदर्शी। आगे बढ़े। कहा गया है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम प्रयोग हुआ है। भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम का प्रयोग हुआ है। असम से अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में अशोक का साम्राज्य नहीं था। असम, जिसकी राजधानी अभी क्या है? दिसपुर, है ना। तो असम वाले एरिया में अशोक का कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ या कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। देखिए पूरे हिंदुस्तान में सम्राट अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। कितने? 84,000। कितने? 84,000। हाँ, तो याद रखिएगा अशोक का नाम अशोक कहां से मिला? मास्की, गुर्जरा और उसके साथ साथ नेटूर तथा उद्गोलन, मेन रूप से मास्की और गुर्जरा। प्रश्न पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है? तो ये 2 जरूर याद रखिएगा, 4 याद रहे यानी मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख। और ये दोनों अभिलेख पूरा अशोक के शासनकाल में। वो समझ रहे ना अशोक क्या किया ना कि भाई अभिलेख बना दिया, शिलालेख बना दिया। मतलब शिलाओं पर पत्थरों से खुट खुट कर नहीं होता है, सब कुछ लिखवा दिया। ला भाई पूरा
प्राचीन काल तक लोग जानते रहेगा कि हम अशोक थे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। अगर मौर्य साम्राज्य में सबसे ज्यादा कुछ पढ़ना है तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज्यादा आपको टॉपिक जो है सम्राट अशोक का लंबा जाता है, याद रखिएगा। कहा गया है कि अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। समझिए, अशोक के जो शिलालेख है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला नाम रखा गया शिलालेख, इसे बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया, मतलब बड़ा और छोटा शिलालेख में विभाजित किया गया। स्तंभ लेख, इसे दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया। गुहा लेख, यह गुफाओं में लिखे जाते हैं, जो गुफा के अंदर जो लिख दिया ना उसको गुहा लेख बोला जाता था। क्या बोला जाता है? गुहा लेख। अब देखिए अशोक के 14 शिलालेख, ठीक है, 14 शिलालेख लिखाया था जी। अशोक के 14 का मतलब क्या हुआ भाई? 14। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अशोक ने कुल कितने शिलालेखों का निर्माण कराया? कितने? 14। और हर शिलालेख में क्या क्या लिखवाया था वो हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार हैं? जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम IM पे लिख दें। प्रथम शिलालेख में कहा गया था अहिंसा पर बल। लो, मार के उधेड़ दिया सबको, इतना मारा कि पूरा कलिंग रोने लगा कि बस छोड़ दीजिए हम लोग को। इतना मारा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके बाद इस शिलालेख में क्या लिखा है कि अहिंसा पर बल, मतलब हिंसा नहीं करिए, गांधी जी बनिए। अरे गधा, जब तुमको हिंसे नहीं करवाना था तो ये सब करने का क्या जरूरत था? अहिंसा पर बल, पशु बलि पर, आदमी को गजड़ा मुरई की तरह काट दिया था कलिंग विजय केस में। आप कह रहा है कि पशु बलि पर हो, मतलब गाय बैल भैंस मुर्गा मछली जो भी है उसको नहीं मारिए काटिए, कहीं मच्छरों का नहीं बोल दी। सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। बिलीव नहीं करिएगा कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था ना तो बच्चा को भी नहीं छोड़ा था, गर्भवती महिला को नहीं छोड़ा था, पेट से बच्चा फाड़ के निकाल के फिर बच्चा को मार देता था। रियलिटी बता रहे हैं हम आपको, गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा उसने, बच्चा को पेट से बाहर निकाल के उसके बाद मार देता था। समझ रहे? और इससे ज्यादा निर्मम क्या था? ठीक है, वो था भाई उस समय। ऐसी बात कही है। तो पहले शिलालेख में, ठीक है ना, अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया है कि अहिंसा पर बल दीजिए, हिंसा नहीं करिए, पशु बलि पर रोक करिए, मतलब ठीक है, पशु की हत्या ना करे, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अच्छा, द्वितीय शिलालेख में कहा गया था, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा तथा साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांडे, श्रीलंका, केरल पुत्र, सती पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। समझ रहे हैं? तो कहा गया है कि भाई पशु चिकित्सा की चर्चा, मतलब आदमी को मारा गजड़ा मुरई की तरह, और कहा कि पशु की चिकित्सा होनी चाहिए। तो ये दोनों शिलालेख मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। तीसरा कह रहा है, हालांकि सही कहा इसने, लेकिन अशोक के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसमें अशोक ने 3 अधिकारी, राजुक, युक्तक तथा प्रादेशिक का चर्चा किया, जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि हर 5वें वर्ष के दौरे पर जाए और इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम व निर्देश, मतलब धर्म की यात्रा की कही कि भाई सब लोग जो है वो पूजा पाठ में 3 अधिकारी को, राजुक, युक्तक तथा प्रादेशिक का चर्चा किया, जिसमें धर्म के प्रचार के लिए थे। और अशोक ने इस शिलालेख में क्या कहा? राजकीय अधिकारी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, चतुर शिलालेख है ये। इसमें वेरिगोस का मतलब बोले थे ना युद्ध करना के स्थान पर धर्मघोष बताए थे ना, जब हम आपको बताए थे कि अशोक ने जब कलिंग आक्रमण किया तो कलिंग पर इतना निर्मम हत्या हुआ, इतना बड़ा पैमाने पर हुआ कि भाई उनकी पत्नी ने जो इनका हृदय परिवर्तन करा दिया कि हे जी छोड़ दीजिए महाराज, काहे ये सब कर रहे हैं। तो वो पहले क्या, कौन सी नीति अपनाया हुआ था? वेरिगोस का मतलब होता है युद्ध की नीति, मार काट की नीति। फिर वो चला गया धर्मघोष की तरफ। तो आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है कि कौन से अभियान के समय, कौन से आक्रमण के समय सम्राट अशोक ने वेरिगोस को त्याग करके धम्मघोष की स्थापना की? तो वेरिगोस को त्याग करके धम्मघोष यानी बुद्ध नीति, बौद्ध धर्म की नीति अपनाई। वो कौन सा? कलिंग आक्रमण के समय। 5वां शिलालेख में, चौथा में याद रखिएगा, इसने वेरिगोस यानी युद्ध के स्थान पर धम्मघोष यानी बौद्ध की नीति का चर्चा किया। 5वां शिला, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है, और इसमें समाज तथा वर्ण की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 6ठा शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई। ये भी 7वां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताने से पहले ही हम लिख दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है, इसमें तीर्थ यात्रा की जाए। 7वां शिलालेख क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, सिर्फ एक बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो 7वां शिलालेख है और इसमें कहा गया है कि विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात की, कि सभी धर्म एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रही है, ठीक है ना, और सभी धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ी शिलालेख है, इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा। याद रखिएगा कि 7वें शिलालेख में यह सबसे बड़ा शिलालेख है और दूसरा क्या चर्चा हुआ है भाई, तीर्थ यात्रा। तीर्थकर या तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा कर नहीं, तीर्थ यात्रा, मतलब ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक बड़ा शिलालेख है, याद रखिएगा हमेशा। 8वें शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है। तो बौद्ध धर्म वो गया था ना, मतलब बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर सब, तो धर्म यात्रा की चर्चा इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष प्रारंभ होती है, जो बोध गया, देखिए बोले था ना बोध गया के भ्रमण से, तो 8वां शिलालेख 8वां वर्ष अब बोध गया, याद रखिएगा। ये 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। 8वां शिलालेख 8वां वर्ष और 8वें वर्ष में कहां गए थे, तो बोध गया में। 20वें वर्ष में कहां गए थे, लुम्बिनी नहीं, हाँ राज्याभिषेक के देखिए 8वें वर्ष में, हाँ 8 नहीं 10वें वर्ष से बोध गया, नहीं गलत हम बोल दिए, हाँ बोध गया तो 10वें वर्ष गए थे ना, 8वें वर्ष तो कलिंग आक्रमण हुआ था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग आक्रमण, और 8वें वर्ष से उन्होंने मतलब समझिएगा बौद्ध धर्म को अपना लिया था ऐसा कहेंगे, लेकिन बोध गया गए थे 10वें वर्ष और लुम्बिनी नेपाल गए थे 20वें वर्ष, मतलब अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, और 10वें वर्ष यानी 259 बीसी, क्योंकि राज्याभिषेक 269 में हुआ था, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यानी 249 बीसी, 249 बीसी में कहा गए थे लुम्बिनी नेपाल। 9वां शिलालेख कहा गया इसमें अशोक के छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा। बोला छोटे छोटे त्योहार क्या मनाओगे, इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट। 10वां इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा, इसमें सम्राट अशोक के आदेश जारी किया कि राज्य तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा प्रजा के लिए हित के बारे में सोचेंगे, इसमें धम्म नीति के बारे। 11वां शिलालेख अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को ना सताएं, ठीक है, देखो जी कहा कि खुद ही ब्राह्मण था तो बोला गया था हमारे अधिकारी जो है वो ब्राह्मणों को ना सताएं, चलिए अच्छा बात है। 12वां इसमें स्त्रियों की स्थिति सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही। 13वां शिलालेख इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा हुई। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट 7वां कि ये सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां क्योंकि इसमें धर्म यात्रा की शुरुआत हुई, बोध गया गए, लुम्बिनी गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए, सब जगह गए। और 13वां प्रश्न पूछेगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इस बात की चर्चा वो तो हमको पता है कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख में दिखा गया है, लेकिन अशोक के किस शिलालेख में इसकी चर्चा है, 13वें शिलालेख। 2 जगह से इसकी चर्चा हुई। पहला कि भाई कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल, और खारवेल के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें कलिंग राजा खारवेल ने यह चर्चा किया था कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। लेकिन यह चर्चा तो हम लोग भूल ही गए कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई और साथ ही साथ सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात। तो प्रश्न पूछ सकता है कि चाहे हृदय परिवर्तन हो, ठीक है ना, कलिंग आक्रमण, कलिंग आक्रमण, कलिंग आक्रमण 13वां शिलालेख, ठीक है, 13वां शिलालेख कहिए, ठीक है बाबू, या फिर कहिए हृदय परिवर्तन। 14वें में क्या कहा गया, अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर से लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए गए हैं, इसमें नहीं लिखा, अरे गलत थे। अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत सारे काम किए जो इसमें नहीं लिखे गए, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। इसमें जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। देखिए समझिएगा, सबसे फेमस पहला शिलालेख फेमस है क्योंकि इसमें पशु बलि, पशु की हत्या पर रोक लगा दी गई, पशु की हत्या, अहिंसा, अहिंसा पर बल दिया गया, ठीक है ना, और कहा गया कि सभी बच्चे जो हैं हमारे संतान हैं सभी। दूसरा 7वां शिलालेख कि ये सबसे बड़ा शिलालेख है, कौन सा है बाबू, ये सबसे बड़ा शिलालेख है। 8वां शिलालेख इसमें धर्म यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वो गया गए, 20वें वर्ष वो लुम्बिनी नेपाल गए। और 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख जो है, 13वां शिलालेख कौन सा बाबू, 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, और 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग आक्रमण, कलिंग, कलिंग विजय कहिए,
कलिंग के साथ साथ, कलिंग विजय के साथ साथ उसने उनका हृदय भी परिवर्तन हो गया। तो ये 1 2 3 4, 4 अगर आपको याद है कम से कम 14 में तो काम बन जाएगा। मिनिमम 4 बोला है हमने। थोड़ा आप लोगों ने आज क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, क्या बात है भाई, बताओ। ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो करिए लाइक और शेयर करिए। अरे बहुत बड़ा है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखिएगा, कहा गया अशोक के स्तंभ लेख, जिसको लघु अभिलेख बोलते हैं, उसमें एक है भाई भाब्रू अभिलेख। इसमें कहा गया है राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की। अशोक के 7 स्तंभ लेख, जिसमें 7 लघु अभिलेख मिले हैं। रोमनदेही अभिलेख, यह नेपाल के लुम्बिनी में है और यह अरमाइक लिपि में है। समझ रहे हैं ना? ये सब देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छे एग्जाम की तैयारी करनी है, एक अच्छा लेवल चाहिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम आगे बढ़े। सबको मजा आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए पहले सब लोग, और क्लास को लाइक और शेयर करिए तो जल्दी जल्दी सब लोग फटाफट। सब लोग पहले देखिए, बात करें भाब्रू अभिलेख की, अगर थोड़ी सी चर्चा करें, अशोक स्तंभ लेख जिसको कहते हैं छोटा वाला अभिलेख, उसमें एक आएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में कहा गया कि राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद का नाम मगध का सम्राट बताया, खुद को जो है अपना मगध का सम्राट बताया। और भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की है। अशोक के 7 स्तंभ लेख यानी 7 लघु अभिलेख हैं, जिसमें पहला नाम है रोमिनदेही अभिलेख, यह नेपाल में है और यह नेपाल के लुम्बिनी में है और यह अरमाइक लिपि में है। ठीक है, और यह सबसे छोटा अभिलेख, प्रश्न पूछा जाएगा अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा? रोमिनदेही। कौन सा? अशोक का सबसे छोटा अभिलेख। क्या बोलिएगा? कहेंगे सर अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है अशोक के 7 स्तंभ लेख और उसमें सबसे छोटा नाम आ जाएगा रोमिनदेही। क्या बोलिएगा? रोमिनदेही। तो कह रहा है रोमिनदेही अभिलेख जो नेपाल में है, यह नेपाल के लुम्बिनी में है और यह अरमाइक लिपि में है और यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। प्रशासनिक चर्चा नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। कौशाम्बी अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी द्वारा किए गए दान की चर्चा की है। मतलब हर जगह एकदम अभिलेख बना दिया, जहां देखो जैसे बैनर पोस्टर अभी होता है ना जी, वैसे पहले अभिलेख था। तो सम्राट अशोक ने यह काम किया था। कह रहे इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी द्वारा किए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहता है। प्रश्न पूछेगा रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख को। क्या कहेंगे बाबू? कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहेंगे? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। और ठीक है, इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया था अकबर ने। ठीक है, जब अकबर इलाहाबाद गया ना, फतेहपुर सीकरी, तो देखा ये कहा है जी, तो सर ये सम्राट अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है, इसका नाम है रानी का अभिलेख। अरे इतना बढ़िया चीज़ तो हमारे साम्राज्य में होना चाहिए। चलो उठा के इसको उठा कर कहाँ ले आया? इलाहाबाद में। फतेहपुर सीकरी से उधर से उठाया, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, और इलाहाबाद में ले आके इसको रख दिया पटक के, चलो ये हमारे जगह रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो कहा गया है टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित, मतलब बाद में क्या हुआ ना, अशोक का अभिलेख कोई उठा के उधर रखवा रहा है, वो तो सब अपना अपना साम्राज्य में रख लिया, ये अच्छा लग रहा है, चलो हम अपनी तरफ लेके चलते हैं। तो टोपरा अभिलेख जो हरियाणा में है, तो एक थे FST फिरोज शाह तुगलक, इसको दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख, ये भी यूपी में, पहले या मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। सब एकदम उठा पटा के सब अपना अपना साम्राज्य में घुसा दिया। रामपुरबा अभिलेख यह बिहार के चंपारण में था, इसकी खोज 1872 में कारल याल ने की थी। ये सब उतना नहीं पूछता, बस इतना पूछेगा रामपुरबा अभिलेख जो है वो कहाँ था? बिहार के चंपारण में। लौरिया नंदन अभिलेख ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह बिहार के, ये भी चंपारण में, मतलब बिहार के चंपारण में 2 अभिलेख मिला, एक कौन सा? रामपुरबा और एक लौरिया नंदन, ये दोनों कहाँ है? चंपारण में। ठीक है, उसके बाद 7वां है लौरिया अरराज, यह बिहार के, ये भी बिहार के चंपारण में। ठीक है ना? तो ये सब जो है, हाँ ये सब जो है वो कहाँ है? बिहार के चंपारण। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्यकालीन व्यवस्था, मौर्यकाल की मुद्राएं, न्याय व्यवस्था,
हाँ, थोड़ा सा पढ़ना है। तो आज फिलहाल तो अभिलेख तक ही रहने देते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल पूरा एक और क्लास चलेगा मौर्य साम्राज्य का। देखिए, अगर आपको एक लेवल चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, तो समय देना पड़ेगा, अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब हम आपको पूरी कहानी, पूरी गाथा पढ़ा पाएंगे। ओके, नहीं होगा तो ये सब अगर नॉर्मल लगेगा तो छोड़ देंगे, कल कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अशोक के बाद कुछ ऐसा पढ़ना नहीं। 14 शिलालेख था, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो देखेंगे ऐसा होगा तो पढ़ाएंगे। पहले एक बार टॉपिक को हम ध्यान से देख लेंगे, क्या मैंने टाइप करवाया है, उसके बाद। ओके, फिलहाल आज के सेशन को यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर। ओके।